नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 20 फरवरी 2023 और आज जो है आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त होती है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में 20 जीके जीएस में से 18 जीके जीएस के प्रश्न और जो हिंदी के सेशन होते हैं वहां से 13 हिंदी के प्रश्न भी प्राप्त है। तो इस वीडियो में आप कुल मिला के जो है 18, 10, 28, 3, 31 प्रश्न को देखेंगे जो ओरिजिनल आपके एग्जाम में आया था। और यूं कहूं कि मैं 80% क्वेश्चन मिलाने का गारंटी लेता हूं एसएससी के एग्जाम में, लेकिन ये वाली जो शिफ्ट है इसमें 90 से 95% क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में मिला के दिया हूं। ये आप खुद भी देखेंगे अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो। और एक एक बच्चा आज ईमानदारी से कमेंट करेगा कि जी सर पढ़ाया हुआ है ना, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं हवा में बात करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, अच्छा जो बच्चे नए जुड़ेंगे वो एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर कवर करेंगे अगर आने वाले समय में आपका एग्जाम है तो। शांति निकेतन यूनेस्को के किस क्रमांक के धरोहर है? कल का पहला प्रश्न है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय कब बना शांति निकेतन? मेरे को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन आएगा और आ गया। यह 41वां क्रमांक है। कितना क्रमांक है भैया? 41वां क्रमांक है। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। कब होती है? 1945 में। मुख्यालय कहां पे है? पेरिस। पेरिस कहां पे है? फ्रांस की राजधानी है। भारत में लेटेस्ट यूनेस्को की धरोहर। अच्छा पेरिस से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा। पेरिस से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा। 2024 का ओलंपिक पेरिस में होने वाला है। एक बीबीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने के लिए बेकरार है। इनके अलावा भारत में लेटेस्ट यूनेस्को का धरोहर कौन सा है? 39वां रंगप्पा मंदिर जो आपका 2021 में किया गया था। 40वां धौलावीरा मंदिर गुजरात में साइट है, हड़प्पा कालीन साइट है। इन्हें भी 2021 में नॉमिनेट किया गया था यूनेस्को के अंदर। 2023 में 41वां शांति निकेतन आया और 42वां होयसल मंदिर समूह आया। तो 42वां पूछे जा सकते हैं होयसल मंदिर समूह। यूनेस्को के भारत में कुल कितने धरोहर हैं? आप कहिएगा दादा 42 धरोहर है। कितने धरोहर है? 42 धरोहर है। कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटा, मेरा एक क्लास अटेंड कीजिए। आपको जीके जीएस में अगर 80 से 90% क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिले अपना नाम बदल दूंगा, ठीक है मेरे भाई। पहली बार यूनेस्को में भारतीय साइट को जो शामिल किया गया ये 1983 में किया गया। ये कौन कौन से साइट थे है ना? तो आगरा का किला है ना, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और आपका जो है ताजमहल। ये 4 चीज को जो है शामिल किया गया था 1983 के अंदर। भारत से जो है बल्क में 4 चीज को शामिल किया गया था पहली बार। इनके अलावा धौलावीरा एकमात्र हड़प्पा कालीन शहर है। जितने भी हड़प्पा कालीन साइट हैं इंडिया में चाहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तो बात मैं नहीं करता, इंडिया में जितने साइट हैं उनमें से सिर्फ जो है धौलावीरा को ही शामिल किया गया है। ठीक है भाई, सवेरे सवेरे उसका नाम न ले जिससे यात्रा खराब हो जाए। ठीक है, इनके अलावा यूनेस्को में जगह दिया गया हड़प्पा कालीन साइट में पहला धौलावीरा को। अच्छा धौलावीरा शहर से एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आता है कि धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभक्त किया गया था? आप कहते हो दादा 3 भागों में, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी हड़प्पा कालीन स्थल था उन्हें 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन एक धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जिसे 3 भागों में बांटा गया था। मैंने आपसे कहा है कि धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे हड़प्पा कालीन खेल के मैदान यानी प्लेग्राउंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह भी अपने आप में अद्भुत है। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा वर्तमान में रामसर साइट कितने हैं इंडिया में? तो 80 है। अभी जो रामसर हम मनाए हैं, रामसर वेटलैंड डे मनाए 2 फरवरी को, उसमें हम 5 को ऐड किए हैं। पहले कितना थे? 75। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका एग्जाम में मैं आपको बता दूं पहले ही। आपसे पूछेगा कि जनवरी 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो 80 मार के मत आ जाना, 75 मारना, क्योंकि ये फरवरी में 5 भरे हैं और वर्तमान में 80 है। इसके अलावा भारत का पहला रामसर शहर उदयपुर सिटी बनेगा, यह भी छपेगा आज नहीं तो कल। इसके अलावा रंगास्वामी कप पूछा गया है। यह हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। ठीक है दादा, हॉकी से संबंधित है। बताए हैं, जहां जो नहीं बताए हैं, एक ही क्वेश्चन म्यांमार वाला नहीं बताए हैं, वही बता दूंगा कि ये नहीं बताया था। ठीक है, हॉकी खेल संबंधित अन्य कप जैसे नेहरू कप, महाराजा रंजीत सिंह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, गुरु नानक कप, ये सभी के सभी कहां से है भैया? हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित आएंगे आने वाले शिफ्ट के लिए जूल्स रिमेट कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, ये सभी के सभी जो है क्या है भैया? फुटबॉल से संबंधित है। विजय हजारे रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, एशेज श्रृंखला, ये सब क्या है? ये सब क्रिकेट से संबंधित है ना। टेनिस से डेविस कप, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन है ना, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, ये जो टेनिस के 4 महाकुंभ होते हैं जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, ये सभी के सभी किससे हो जाएगा? टेनिस से हो जाएगा। टेनिस में जो पूछे जाने के योग है, एक तो डेविस कप आपसे पूछता है, एक यूथांट कप पूछता है ना, यू है ना, एक तो बोलता है ना यू टर्न मार लेना, मैं यू टर्न नहीं मारूंगा, यू क्वेश्चन मिला के दूंगा। यूथांट कप भी आपके एग्जाम में आता है जो टेनिस से है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा टेनिस में जो है टेबल टेनिस में जो है कार्बिलोन कप और स्वथिलन कप, ये दोनों ध्यान रखने का टेबल टेनिस में पूछा जाता है। गोल्फ से वाकर कप और राइडर कप, यही पूछे जाते हैं। इतना कर लिए तो खेल के कप से आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जीत के आएंगे। इनके अलावा आपसे पूछा गया है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल? सब दिन की प्रैक्टिस सेट, किसी चीज को मैं शुरुआत करूं पहले यहीं से करता हूं। पहला क्वेश्चन ये होता है मेरा, ठीक है, तो ये 72 होते हैं प्रतिनिधि। कितने होते हैं भैया? 72 प्रतिनिधि होते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि जी। कहां पे बैठक हुआ था? मुंबई के अंदर हुआ था जी। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे जी, व्योमेश
व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया है? A.O. ह्यूम ने किया है। किसके काल में किया है? डफरिन के काल में किया है। ये डंफा कौन है? डफरिन। तो ये डफरिन कौन है भाई? अंग्रेज गवर्नर है ना भाई, अंग्रेज गवर्नर या कहो तो वायसराय, क्योंकि 1857 के बाद में वायसराय का पद हो गया था लॉर्ड कैनिंग के समय, 1857 के विद्रोह के समय जो थे, है ना भैया, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे? 1887 में। मद्रास अधिवेशन था वो, और कांग्रेस का थर्ड जो है आपका इवेंट था। इसके अलावा दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने कांग्रेस के? अगर आने वाले समय में आपसे पूछे तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष तो आप लुसेंट से रट लिए होंगे, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बताएगा? तो टुडे एग्जाम बताएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये 1896 में हुआ था। कहां पे? कोलकाता में। कौन कर रहे थे अध्यक्षता? रहमतुल्लाह सयानी। इंपोर्टेंट भी है। क्या हुआ था यहाँ पे? क्या हुआ था भैया? तो यहाँ वंदे मातरम गाए गए थे। क्या गाया था भैया? वंदे मातरम यहाँ पर पहली बार गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन 1896, रहमतुल्लाह सयानी के अगुवाई में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। कब किया था भैया? 1888। कहां पे? इलाहाबाद में। कहां पे? इलाहाबाद, प्रयागराज में। इनके अलावा दादा भाई नौरोजी ने अब तक कांग्रेस की कितने बार अध्यक्षता किए हैं? 3 बार। 1886 सही है, 1893 और 1906। एक हुआ था जी आपका, है ना, कोलकाता, लाहौर और फिर से कोलकाता, ठीक है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है ना। इसके अलावा देश के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाया? दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया। लेकिन देश में राष्ट्रीय आय का अनुमान पहले कौन लगाता था? CSO संस्था लगाता था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता था। इनके अलावा ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाली पहले सदस्य कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इस क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिखता है एग्जामिनर? एग्जामिनर उच्च क्वालिटी का चीज होते हैं ना भाई, तो इसको क्या लिखता है कि ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में, है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय तो भी दादा भाई नौरोजी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, ये लोअर सदन इसका हिंदी निकलता है, और यही प्रक्रिया जो आपका संसदीय प्रणाली लिया गया है, ये ब्रिटेन की प्रणाली से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से लिया गया है, इसीलिए हमारा लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा अपर सदन है। तो ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स की जो बात है, इसीलिए हम लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ये बात कहीं ना कहीं हम यहीं से लिए हैं। तो इसीलिए आपसे पूछता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। धन का अपवहन सिद्धांत, है ना, ये कौन दिए थे? तो ये भी दादा भाई नौरोजी साहब ही दिए थे। इनके अलावा कांग्रेस के 1906 अधिवेशन की अध्यक्षता कोलकाता में किए थे दादा भाई नौरोजी। इसमें सबसे पहले स्वराज शब्द को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, है ना, प्रयोग किया गया था। कांग्रेस के 1907 नहीं भैया, 1907, है ना, 1960 नहीं, 1907। ये 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस में झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया। इसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गए। गरम दल के नेता लालबाल पाल थे, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे। अब झगड़ा होते ही मिलन होने के लिए, है ना, एक बार झगड़ा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मिलन होगा, बिरले नहीं होता है किसी को। तो अब मिलन कहां पे हुआ? 1916 में हुआ। कहां हुआ था अधिवेशन? लखनऊ में हुआ था। यहां पे अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। कौन कर रहे थे भाई? अंबिका चरण मजूमदार साहब कर रहे थे। और यहां पे गरम दल और नरम दल एक हो गए। हाँ रुकिए, पिछली बार एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि 1916 में जब कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हो गए तो ये किसके प्रयास से हुआ? एक होता है ना मांडवली करने वाला, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, यहाँ पे मांडवली बोलते हैं कि दो आदमी मिलान करवाता है, अपने यहाँ मेल बोलते हैं, ठीक है। तो मांडवली कराने वाले कौन थे भैया? एनी बेसेंट मैडम, कि भाई दोनों को समझाया बुझाया, बोला एक हो जाओ भैया, एक हो जाओ, तो एक हो गया, है ना। इसके अलावा इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी जो है एक हो गए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1917 के कोलकाता अधिवेशन पहली बार महिला अध्यक्षता संभाली थी एनी बेसेंट मैडम, कोलकाता में हुआ था। सरोजनी नायडू पूर्णतः भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली 1925 में। महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता करे 1924 में बेलगांव में। कहां पे करे भैया? बेलगांव के अंदर करे, बेलगांव के अंदर करे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट 1929 जी। इसमें क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और इसी लाहौर अधिवेशन को डेडलाइन के चलते हमने 30 जनवरी 1930 को प्रथम बार जो है ना, मतलब विस्तृत रूप से नहीं लेकिन छोटे मोटे रूप से जो है झंडा फहराने का काम किया था हम इंडिया में, ठीक है भाई। अनौपचारिक कह सकते हैं, मतलब ऑफिशियली तो हमें मिला नहीं उस समय, मिला तो 1947 में, लेकिन हम पहली बार जो इजहार यहाँ पे किए झंडा फहरा के। इसी चीज को याद करते हुए हमने संविधान को 26 जनवरी को जो है, माफ कीजिएगा 26 जनवरी होगा यहाँ पे, 26 जनवरी से 30, 26 जनवरी को लागू किया था, ठीक है भाई। चलेंगे अब भैया, जिसको एग्जाम देना है एसएससी का और जो चाहता है कि मेरा नंबर मेरिट में हो, कहां पे हो भैया? मेरिट के अंदर मेरा जो है नाम हो, एक ऐसा नाम पंकज कुमार दास, है ना, इस प्रकार से नाम हो, तो अगर आप चाहते हो तो ये वाली पीडीएफ आपके लिए रामबाण होगा। आप मात्र 70 रुपए के अंदर एसएससी की सारी मटेरियल बाय कर सकते हैं। जो बच्चे हमसे पहले 57 खरीद चुके हैं उनके लिए मात्र ये चीज जो है मात्र 50 में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 57 और 21 भी खरीद चुके हैं तो ये चीज मात्र 35 रुपए में हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है आपके मैसेज करने के
ऊपर कि आप पहले लिए हैं कि नहीं लिए हैं, है ना, दिख जाता है हमें, है ना। तो आप ले सकते हैं, मोबाइल नंबर आपके सामने है 9372693225 या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्ट क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप वाली, है ना भैया। इसके अलावा हाई कोर्ट रिट किससे जारी करते हैं, सब दिन बताते हैं, 226-32 क्या 226-32 क्या 226 से हाई कोर्ट और 32 से कौन, सुप्रीम कोर्ट, दोनों को ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने आपको पॉलिटी पढ़ने का तरीका बताया, कैसे पढ़ाया भैया, पीएम पढ़े तो सीएम पढ़े, प्राइम मिनिस्टर आपका जो है प्रेसिडेंट पढ़े तो राज्य में गवर्नर पढ़े, है ना, महान्यायवादी पढ़े तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़े। इस प्रकार से ना आपको चीजों सहूलियत हो जाता है। लोकसभा पढ़े तो विधानसभा पढ़े, है ना, राज्यसभा पढ़े तो विधान परिषद पढ़े, तो इसमें बहुत सारे चीज आपको जो है क्लियर हो जाती है। उसी प्रकार से जब भी आप हाई कोर्ट पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट जरूर पढ़े। तो हाई कोर्ट जो है 226 से रिट जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट 32 से जारी करते हैं। हाई कोर्ट 215 के तहत रिकॉर्ड अभिन्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत रिकॉर्ड अभिन्यायालय है। हाई कोर्ट में एज जो हाई कोर्ट में जो एज है रिटायरमेंट का 62 वर्ष है, सुप्रीम कोर्ट में जो एज है रिटायरमेंट का 65 वर्ष है। हाई कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीश मतलब फिक्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम न्यायाधीश 34 हो सकते हैं। ये सब ध्यान रखेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीश को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश का तबादला कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की तबादला तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अधिक बड़ा कोई कोर्ट तो इंडिया में है ही नहीं, तो जाएगा कहां। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो विधि आयोग में अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर किसी पैनल में, ज्यूरी में, मेंबर में, कमिटी में हेड बन सकते हैं। ये सब हो सकता है, एक एक बात को समझेंगे, है ना। इसके बोलते हैं खांटी नॉलेज भैया, खांटी वाला, किताबी भाषा से दूर रहने का बाबा, है ना। इसके अलावा भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन 1862 में कोलकाता में, मुंबई में और मद्रास में 3 जगह किया गया था। भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में किया गया था। आपसे डायरेक्ट पूछता है ये फोर्ट विलियम कहां है, आप कहते हो दादा ये कोलकाता के अंदर स्थित है, और ये टुडे एग्जाम वाले ने बताया था चिल्ला चिल्ला के। इसके अलावा भारत के संघीय न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो ये 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और ये सर्वोच्च न्यायालय जब तक आया उससे पहले किसके अनुसार हमारी शासन व्यवस्था चलती थी, है ना, तो ये चलती थी भैया संघीय न्यायालय जो गठन हुआ था 1937 में, उसी के अनुसार चलता था। इसके अलावा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं, तो 34 हो सकते हैं, अभी बताया मैंने। इसके अलावा अभी जो न्यायाधीश है हमारे 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ साहब हैं, जो अभी अभी यूपी में लॉ कॉलेज के उद्घाटन समारोह में शरीक हुए थे। ये भी आपको जानना है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की एग्जाम शायद फिर से हो, मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, है ना। तो अगर हो तो ये बात क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन आए थे उद्घाटन में, DY चंद्रचूड़ साहब आए थे। लॉ कॉलेज का भी जो है नींव रखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर। इनके अलावा जो आपका पहला था ये जस्टिस हीरालाल कानिया जी थे, आपके CGI ऑफ इंडिया फर्स्ट वाली, और आज तक कोई महिला CGI नहीं बनी। और सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, जिनका पिछले साल निधन हो गया था, और 2024 में जो है इन्हें पद्म भूषण दिया गया है, जो मतलब 17 आदमी को जो दिया गया उनमें एक नाम फातिमा बीबी का भी है। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास 3 प्रकार के अधिकार होते हैं, कौन कौन से, परामर्शदायी, अपीलीय तथा मौलिक। इनके अलावा आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त करते हैं, जो परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र में आएगा। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 129 से आपका जो है क्या होता है, रिकॉर्ड अभिन्यायालय या फिर जो है रिकॉर्ड अभिन्यायालय या फिर अभिलेख न्यायालय कहिए, है ना। और ये क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जिस प्रकार से मान लीजिए एक पेन की चोरी, हमेशा मैं यही एग्जांपल देता हूं कि एक पेन के चोरी के लिए मान लीजिए 1 दिन की सजा है, 1 दिन के लिए जेल है ना। तो ये वाली फैसला क्या होता है, संजो के एक रिकॉर्ड के तौर पर रख लिया जाता है। और जब किसी हाई कोर्ट में सेम मामला गया कि राम ने एक पेन चोरी किया है ना, सेम प्रोसेस से चोरी किया है, इंटेंशन भी सेम था, तो इस मामले में भी इसको 1 दिन की सजा हो जाएगी। ये हवाला देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट महोदय ने इस प्रकार की गुनाह के लिए 1 दिन अता फरमाए थे, तो मैं भी आपको 1 दिन जो है फरमाता हूं, ठीक है भाई। तो इसे बोलते हैं मतलब रिकॉर्ड न्यायालय। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति तबादला राष्ट्रपति करते, बता दिया, सब बता दिया। इनके अलावा अंबेडकर पुरस्कार 2023 किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ संभल जाओ, तो योगी आदित्यनाथ आपको पूछ दिया था, यहां पे बताया भी था, यहां पे लिखा भी है। इनके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तो नहीं पूछेगा, ये बहुत लेटेस्ट है। ये जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को, गुलजार साहब का ओरिजिनल नाम जरूर पूछ सकता है, संपूर्ण सिंह कालरा। क्या नाम है भैया, संपूर्ण सिंह कालरा। भाई बप्पी दा का ओरिजिनल नाम पूछ सकता है, राहुल देव बर्मन का ओरिजिनल नाम पूछ सकता है, तो गुलजार साहब का नहीं पूछ सकता, एकदम पूछ सकता है। इनके अलावा नोबेल पुरस्कार 2023 थोड़ा सा देख के जाएंगे अगले शिफ्ट वाले, है ना। उसमें भी कौन सा देखने का, आपको 3 देखने का, जो नीचे 3 मूर्ति खड़े हैं। एक तो आपको जॉन फस्से को देखना है, ये कहां के रहने वाले हैं, जॉन फस्से साहब, तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं जॉन फस्से
खड़से साहब कहाँ के, नॉर्वे के रहने वाले हैं, साहित्य में मिला है। नरगिस मोहम्मदी मैडम कहाँ के हैं, ईरान के रहने वाली है, महिला एक्टिविस्ट है, ये महिलाओं के जो है उत्पीड़न वगैरह के खिलाफ आवाज उठाती हैं। इनके अलावा क्लॉडिया गोल्डन, गोल्डन महोदय, गोल्डन मतलब सोना, मतलब महंगा, महंगा मतलब अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्लॉडिया गोल्डन को मिला है। कहाँ के रहने वाली है, यूएसए के रहने वाली है। नोबेल पुरस्कार की इतिहास देख लेते हैं, 1901 में शुरू हुआ था, 1968 में अर्थशास्त्र का घोषणा हुआ किसके द्वारा, स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा, एसएसबी के द्वारा, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल नहीं समझिएगा, स्वीडन सेंट्रल बैंक, ठीक है भैया, है ना, सी कर लेते हैं, एससीबी होगा एक्चुअली। इनके अलावा 1969 में प्रथम इकोनॉमिक्स में अवार्ड मिला था, किसे मिला था, रेगनर फ्रिश को और जॉन टिनबर्ग को। रेगनर फ्रिश क्या किए थे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दिए थे। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यष्टि में हम अर्थशास्त्र के लघु रूप का अध्ययन करते हैं, समष्टि में हम अर्थशास्त्र को विस्तृत रूप का अध्ययन करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। इसके अलावा वर्तमान में नोबेल 6 सेक्टर में दिया जाता है, राइट। इसके अलावा भारत की आजादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताया था दादा, है ना, जो नहीं बताया है ना, सब बता दूंगा तो एसएससी वाला मुझे पकड़ के ले जाएगा। ये नहीं बताया था कि राष्ट्रपति कौन थे, बाद बाकी म्यांमार अपने पड़ोसी से जो भी क्वेश्चन पूछेगा लपेट दिया था, लेकिन मेरा दिमाग यहां तक नहीं गया। खैर एक बार पूछ दिया है, अब यहां पे मैं जो है एक्टिव कर दिया हूं अपना सैटेलाइट को, अब बराबर इस लेवल में भी कुछ बताऊंगा। भारत में आजादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति जो है सोचे थाइक था, है ना, इसका नाम कुछ इस प्रकार से सो, है ना, SECHE इस प्रकार से जैसा आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, इन लोगों का नाम ऐसे था, तो सोचे थाइक, ठीक है भाई। म्यांमार भारत के, है ना, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 बना था उसके तहत अलग हुआ था, पहले भारत का ही पार्ट था म्यांमार। म्यांमार को पहले हम बर्मा कहते थे, और आपको याद होगा कि 1857 में जब सिपाही विद्रोह होती है तो जो अंतिम मुगल बादशाह होती है बहादुर शाह जफर दूतिये, इनको जो है रंगून पकड़ के ले जाता है। पहले सबको रंगूने ले जाता था, वहां बहुत बड़ा जेल हुआ करता था, तो रंगून में जो है ले जाता था, जेल में रखते थे अंग्रेज, ठीक है, पता नहीं क्या मजा मिलता था। इनके अलावा 1948 में जो है अलग हुआ था म्यांमार, ब्रिटिश सरकार के चंगुल से आजाद हुआ था, यूं कह सकते हैं। इनके अलावा आजादी के समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सुकर्नो। अगला शिफ्ट इसी की बारी हो सकती है, ठीक है। डॉक्टर सुकर्नो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट किए हैं, और आपको याद होगा कि जो फर्स्ट हमने गणतंत्र दिवस 1950 में 26 जनवरी को मनाया, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर सुकर्नो ही आया था, डॉक्टर सुकर्नो ही आया था। ये इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे। और अभी कौन आए थे चीफ गेस्ट, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। म्यांमार से सटे, अच्छा ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन से 2 वर्ष में जो है आपका कोई भी मुख्य अतिथि भारत नहीं आए। मैंने 4 बताया है, 2 बार इनविटेशन नहीं भेजा गया और 2 बार नहीं आए इनविटेशन भेजने के बाद, तो 21 और 22 में कोई नहीं आए थे कोरोना महाराज के कारण। इसके अलावा म्यांमार से सटे हुए राज्य ममी आना, मैंने आपको बताया था ममी आना, तो ये जो है क्या हो जाता है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये म्यांमार से सटे हुए भारतीय राज्य है। म्यांमार में आसियान का सदस्य देश है। आसियान में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 11 सदस्य देश हैं दादा। कब स्थापना हुआ था, 1967 में। मुख्यालय कहां पे है आसियान का, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ, देखिए लिखने से सोचिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गया आसियान, तो क्या इतना याद करने का है ना। इनके अलावा म्यांमार में बोले जाने वाली भाषा बर्मा, और म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी, जैसे श्रीलंका की नदी पूछती है सबसे लंबी महावेली गंगा, तो भाई म्यांमार की नहीं पूछा जा सकता, एकदम पूछा जा सकता है ना। ऑपरेशन करुणा भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सिकंदर मिर्जा, पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना के समीप पटना साहिब में हुआ है, लगा दो 4 चांद, गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब, और मैं ये भी बताया हूं कि पटना साहिब स्टेशन कहां है, पटना स्टेशन से आगे है और गुलजार बाग से पहले है, एक हाल्ट टाइप का स्टेशन है। आपको ट्रेन से ही जो है ये गुरुद्वारा दिखेंगे जो व्हाइट संगमरमर के चमकते रहते हैं, नमन है, ठीक है भैया, तो ये आपको दिखेगा वहीं से, तो वहीं पे जन्म हुआ था पटना साहिब में। अब तो बड़े बड़े ट्रेन भी रुकने लगे वहां पे। तो गुरु नानक का जन्म पटना साहिब में हुआ था। और गुरु नानक जी का जो समाधि है ये नांदेड़ में है। ये नांदेड़ कहां पे है, हुजूर साहब नांदेड़, ये कहां पे है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। एक गाड़ी चलती है आपका, हुजूर साहब पनवेल से नांदेड़ जाता है। कोई बच्चे पता कर सकते हैं ये बात, कोई भी बात हवा में नहीं बोलता दादा। इनके अलावा 10वें गुरु, सिख गुरु के जो 10वें गुरु थे ये गुरु गोविंद सिंह थे, और अंतिम गुरु भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ये तेग बहादुर जी के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख धर्म में इनका एक अपना अलग ही स्वाग है खालसा पंथ का। इनके अलावा जो सिख धर्म के संस्थापक हैं ये गुरु नानक देव हैं, है ना।
ना। सिख धर्म के प्रमुख त्योहार में बैसाखी और लोहड़ी और गुरु पर्व, इन तीनों को हम जानते हैं। और भी ज्यादा त्योहार होते होंगे, लेकिन ये तीनों ऐसा है कि जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। ये बैसाखी जो है ये आपके नववर्ष वाला त्योहार है, ये जो लोहड़ी है ये मकर संक्रांति वाला त्योहार है, और ये जो गुरु पर्व है ये गुरु नानक जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। आपसे सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा था जी, है ना, कि गुरु पर्व जो है किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो भैया आपको बता देना था कि गुरु नानक जी के जो है जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना। इनके अलावा गुरु पर्व नामक त्योहार गुरु नानक के जन्मदिन पे मनाते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, वो साहसी बालक के याद में, है ना, गुरु जो है गोविंद सिंह के। इनके अलावा सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब हैं, सिख धर्म के संबंधित 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस बता दिया। स्वर्ण मंदिर की नींव रखने की बात करेंगे तो चतुर्थ गुरु गुरु रामदेव, और पूर्ण रूप से किसने बनवाया, तो गुरु अर्जुन देव, है ना, 5वें गुरु थे ये, और ये थे 4थे गुरु, ठीक है। इनके अलावा अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था, 5th गुरु थे। इनके अलावा तेग बहादुर हत्या 9th गुरु थे, तो इनका हत्या जो है औरंगजेब ने करवाया था। तो ये सिख धर्म से कुछ बातें। कनक रेले का संबंध किससे बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय नहीं बताए थे कि बिहार में नहीं मुंबई में है, तो कनक रेले का संबंध नृत्य से है, मोहिनी अट्टम करती है, और कनक रेले जो है नालंदा नृत्य अकादमी के फाउंडर है, जो कहां पे है, मुंबई के अंदर है, ना कि बिहार में घुसेरना है इनको। इनके अलावा दर्पण, अच्छा बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय है भाई, नृत्य वाला नहीं है, है ना। दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट इसी प्रकार का एक स्कूल है जो डांस से संबंधित है, ये मृणालिनी साराभाई फाउंडर है। ये विक्रम साराभाई की पत्नी और मल्लिका साराभाई की माता है। विक्रम साराभाई कौन थे, अब ये भी मैं ही बताऊं, अरे बहुत बड़े वैज्ञानिक इंडिया का, है ना। तो ये भारतनाट्यम तथा आपका जो है कथकली नृत्य कर लेती थी, कौन भैया, आपका मृणालिनी साराभाई। इसी प्रकार से एक सोनल मानसिंह है जो भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी कर लेती है। तो जो डबल कैरेक्टर में नृत्य करती है उनको जरूर ध्यान रखिए कि हम यामिनी कृष्णमूर्ति है, वो भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी कर लेती है। जो यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना जो है दिल्ली में करी थी। सृजन नामक डांस स्कूल की स्थापना जो है गुरु केलुचरण महापात्रा उड़ीसा में किए थे। ये सब ध्यान रखना है ना। कथक नृत्य एकेडमी कहां है, आप लोगों से क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बताया हूं। कथक डांस इंस्टीट्यूट कहां पे है बताइएगा, है ना, आप लोगों से क्वेश्चन है ये। इनके अलावा मोहिनी अट्टम कैसा नृत्य है, एकल महिला नृत्य है, इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। अच्छा, यहाँ पे एकल शब्द को काट देंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि भरतनाट्यम एकल महिला नृत्य होती है। मोहिनी अट्टम में सिर्फ ये समझिए कि इसमें कोई पुरुष भाग नहीं लेता है, महिला भाग लेते हैं, राइट, जिसमें भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा होती है। 8 शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथक, मणिपुरी, सत्रिया, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी। पूरा वीडियो देखिएगा, पता नहीं कौन से लफ्ज मेरा एग्जाम में आ जाए। तराइन की द्वितीय लड़ाई, देखिए लड़ाई जो है 3 है, अब तीनों लड़ाई तो नहीं पूछा जा सकता जहां तक मेरा मन कर रहा है, तो हर एक बच्चे का अलग अलग अपना याददाश्त है। एक बच्चे तराइन की युद्ध बता रहे हैं, कुछ बक्सर की युद्ध बता रहे हैं, कुछ पानीपत की सेकंड लड़ाई बता रहे हैं। मैं दूंगा तीनों का मसाला, कुछ भी आएगा यहीं से फंसा होगा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है 1556 में हुआ था। अब पानीपत की लड़ाई देखेंगे, फिर हम बक्सर का और फिर तराइन का पूरा खल्लास कर डालेंगे, कई खल्लास आओ, है ना। तो ये 1556 में हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ये इब्राहिम लोदी कौन है, लोदी वंश के अंतिम लाडला, यानी सल्तनत का अंतिम चिराग, ठीक है। इनके साथ बाबर की लड़ाई 1526 में हुआ था। इस लड़ाई में विजय बाबर हुआ और भारत में जो है सल्तनत काल को जो है क्लोज हुआ, दरवाजा लग गया और मुगल वंश की स्थापना हो गई। बाबर मुगल वंश की स्थापना करने से पूर्व फरगना के शासक थे। फरगना के शासक कब बने थे, 1494 में बने थे। अब बाबर की थोड़ी सी देख लेते हैं। बाबर को कलंदर कहा जाता था कि ये दानी थे एक प्रकार के। बाबरनामा नामक किताब लिखे जो तुर्की भाषा की किताब है ना। इनके अलावा बाबर की इच्छा अनुसार उसकी जो लाश को दफनाया कहा गया, काबुल में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में, और विजय किसकी हुई थी, अकबर की हुई थी। अकबर की राज्याभिषेक कलनौर में हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। 13 वर्ष की उम्र में। अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के रीजेंट कौन थे, बैरम खान थे। अकबर के दीन इलाही धर्म जो है शुरू किया था, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो महाराणा प्रताप के साथ अकबर का युद्ध हुआ था 1576 में, उसमें भाग लिए थे मानसिंह अकबर के सेनापति के रूप में, ठीक है भैया। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल, दहसाला बंदोबस्त चलवाया था ये टोडरमल, है ना। अकबर मुर्शिदाबाद तथा फतेहपुर सिकरी का निर्माण भी करवाया था। अकबर के दरबारी 9 कवि को नवरत्न कहा जाता था। आगरा का किला का निर्माण अकबर ने करवाया है। ये था जी अकबर का थोड़ा सा। पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और उस लड़ाई में मराठों का सेनापति सदाशिव राव भाव था। तराइन की लड़ाई आ जाते हैं, दो लड़ाई होता है 1191 और 1192 में। दोनों में सेम कैरेक्टर होते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी। पहले में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है विनर हुए थे फर्स्ट में, और सेकंड में जो है ये गोरी विनर हो गया था, ठीक है। इनके अलावा तराइन की एक और लड़ाई है 1215, ये कुवाचा और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। कुवाचा को हरा दिया था, पानी में डुबो को मार दिया था, कौन, इल्तुतमिश। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे। अब बक्सर के युद्ध आते हैं 1764 में। इसमें इंडिया की तरफ से त्रिगुटी सेना थे, यानी
शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला। किधर गया? इधर है। शाह आलम द्वितीय कौन है? मुगल बादशाह उस समय का। मीर कासिम कौन है? उस समय का बंगाल का नवाब। और शुजा-उद-दौला उस समय कौन है? अवध का नवाब। ये तीनों नवाब के संयुक्त त्रिगुटी सेना और उधर अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो बिहार के बक्सर नामक जगह पे आप देखेंगे कि भैया अवध को ले लीजिए, है ना, बंगाल को ले लीजिए और बिहार के लिए, तो सेंटर यहां पड़ता है बक्सर के पास, इसीलिए ये युद्ध हुआ था, है ना, आने जाने में सही था, ये केंद्र बक्सर हुआ, है ना। फिर भी हार गए और इसमें कौन थे? अंग्रेज, हेक्टर मुनरो। एक लड़ाई होता है 1757 में, इसे कहते हैं प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। एक होता है भाई संधि 1765 में, इसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला पूछता है, क्या पूछता है जी? CaCO3। क्या होता है भाई? CaCO3। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, इसे धोबिन सोडा कहते हैं। खाने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट NaCO3, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड कहते हैं। समुद्री जल में सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड होंगे या फिर सोडियम होंगे। इनके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O, है ना। विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, रसायन का राजा, इसे सभी प्रकार की बैटरी में भरते हैं। आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है इसे। एसिटिक एसिड CH3COH, इसे खाने के रूप में, विनेगर के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा पूछ रहा है कितने वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है? कल के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है ये, है ना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है भाई। मौलिक कर्तव्य में भी शिक्षा की बात करी गई है। मौलिक कर्तव्य जो आपका बना कौन सा भैया? कौन सा बना? 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 51 के 1 के 11 में, है ना, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके पेरेंट्स को शिक्षा दिलाना कर्तव्य है। और यही चीज आपके सेम जो है आर्टिकल 21 के ए में है, लेकिन वहां पे फंडामेंटल राइट होता है। मैंने बार बार चिल्ला के बताया कि जो 21 के ए में है वो बच्चे पे लागू होता है, कि उन बच्चे का राइट है भाई कि शिक्षा ले फ्री में। कमल का पर्यायवाची, है ना, कल भी बताया था, यूपी पुलिस में भी आया था ये। पंकज, जलज, राजीव, है ना, नीरज भी होगा। इनके अलावा समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है जी, यूसीसी लगाने वाला पहला राज्य अभी उत्तराखंड बन गया है जी। इससे पहले गोवा में हमेशा लगा रहता है, लेकिन गोवा फिर भी पहला राज्य नहीं है, क्योंकि ये प्रचलन में आता है 1961 में, जब हम पुर्तगालियों से गोवा को रिलीज कराए थे, तब से जो है ये चलता आ रहा था जी। इसीलिए हम लगाए नहीं है, लगा हुआ मिला था जी, है ना, विरासत में मिला था जी। इनके अलावा संविधान के नीति से तत्व को आयरलैंड से लिया गया है जी, है ना। ये 36 से 51 के बीच में रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है। कितने कैटेगरी के हैं? तो 3 प्रकार के, गांधीवादी, उदार बौद्धिक और समाजवादी। ये भी ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में छपते हैं। अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत को रिलेट करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 39 का ए में समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। प्रसूति आप समझ रहे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं, है ना, जो बच्चा की जो जन्म होती है, सॉरी बच्चा की, है ना, तो उस समय जो है इनके हेल्प देना। जो अनुसूचित जनजाति है या फिर समाज में जो कमजोर वर्ग है उनको 46 के तहत प्रोटेक्शन देना। अनुच्छेद 47 जो है मदिरा पान या फिर कोई भी नशीली चीज को जो है निषेध करना। अनुच्छेद 48 पशु बलि या फिर गाय वगैरह की हत्या पे रोकना। अनुच्छेद 49 सार्वजनिक हित की जगह को संरक्षण प्रदान करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 49 है, ये आपसे पूछा जाता है कि जो भी लोक हित की जगह है ना उसे तोड़फोड़ नहीं करना, संरक्षण प्रदान करना। जैसे रेलवे स्टेशन का कुर्सी, अब जैसे इधर देखा कोई नहीं है, 2 नट खोल लिया, तो ऐसा नहीं करने का। अपने को अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। जो डीपीएसपी है ये न्यायालय के द्वारा किसी भी सूरत में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो परिवर्तित होता है। संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, जो 12 से 35 के बीच में वर्णित है, और इसमें 6 है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 प्रकार के जोड़े गए। 11वीं मौलिक कर्तव्य जो है 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, है ना, उनके पेरेंट्स का कर्तव्य होगा शिक्षा दिलाना, है ना। वर्तमान में 11 है, रसिया के संविधान से लिया गया, संविधान के भाग के 4 के ए में है। सदुपयोग का विलोम क्या होगा? सदुपयोग करना मतलब उपयोग करना, यूटिलाइज करना, इसका विलोम दुरुपयोग करना हो जाएगा, है ना, दुरुपयोग करना, है ना। भाखड़ा नांगल किस नदी पे? कल भी ना पढ़ाया था जी, सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा, जहां पे मैंने ये पढ़ाया था कि इंडिया में सबसे लंबी पुल कहां है। तो फैक्ट के लिए तो टुडे एग्जाम है और आपके हेल्प करने के लिए, बाद में कि आप लोग बात नहीं समझते हैं। अब देखिए ना, मैं पहले बताया ना कि देखिए जैसे प्रकार से एनालिसिस में आप मुझे खोजते हैं, उसी प्रकार से अगर पढ़ाई के दिन में खोजे ना, तो मैं गारंटी देता हूं 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स नहीं भैया, 6 मंथ के अंदर जो है आपका अगर जीके में रिजल्ट, मतलब 100% तो नहीं मैं बता सकता हूं, लेकिन 90% अगर आप जीके नहीं सॉल्व करेंगे ना, नाम बदल दूंगा। 6 मंथ आप हमको दे दिए, मेरा सारा कंटेंट फॉलो कीजिए, पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ पढ़िए, है ना। इसके अलावा
भाखड़ा नंगल सतलज नदी पे, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से सिंधु और ब्रह्मपुत्र के साथ, है ना। सिंधु निकलता है बोखारछू से, ब्रह्मपुत्र निकलता है चेमाड्यूंग ग्लेशियर से। सतलज नदी भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय बांध बनाता है, भाखड़ा नांगल परियोजना पे है, इसी पे नदी पे है ना। पहली पंचवर्षीय योजना में आया था, कल बताया था। इसके अलावा भारत में सबसे ऊंची बांध परियोजना टिहरी डैम है, भागीरथी और भिलांगना पे उत्तराखंड में है। भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे उड़ीसा में है। महानदी जो है पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, आपका गोदावरी और कृष्णा के बाद। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका डैम, ये कहां पे, हिमाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। इस सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव प्रकार की वन पाए जाते हैं, जो दलदली वन होती है। यहाँ के अधिकांश पेड़ पौधे जल में डूबे हुए होते हैं, नमकीन पानी के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, सुंदरी की वृक्ष पाई जाती है ना। मैंग्रोव के जो है प्रचलन के लिए पिछली बार वित्तीय ईयर में जो है मिष्टी योजना को लॉन्च किया गया था। सभी प्रकार के जो भी कोस्टल एरिया है वहां पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब भी क्या बताऊं। इसके अलावा सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि, भास्कर, दीनानाथ, दिवाकर भी होगा। इनके अलावा विलोम का पर्यायवाची शब्द भैया अनुलोम होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से प्रश्न आया, कोई बच्चे तो ये बता रहा है, एक बच्चा अग्निपथ योजना बताइएगा कि दो योजना आया था क्या। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए मैं आपको बता दिया हूं भैया, 2014 में मोदी गवर्नमेंट के इनिशियल योजना था, कल भी बताया था इस बात को। इसके अलावा सबसे अधिक खाता उत्तर प्रदेश में अब तक खोले गए हैं जनधन योजना के तहत। जनधन योजना के तहत जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है, ये बैंकिंग फैसिलिटी मुहैया कराता है। ये भारत की सबसे बड़ी योजनाओं में से गिनने जाते हैं, क्योंकि ये गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। इसके अलावा जो आपका अग्निवीर वाला है, जो आपका अग्निवीर वाला ने पूछा है भैया, अग्निपथ कौन पूछा है भैया, देखिए जरा बताना। हाँ अग्निपथ, तो जो ये अग्निवीर वाला जो है फैसिलिटी, इसमें एज पूछा होगा मेरे ख्याल से, अगर ये पूछता है ना तो 17.5 से मैक्सिमम 23 वर्ष तक की आदमी जो है या युवा जो है इस तीनों सेनाओं में भर्ती ले सकते हैं इस फैसिलिटी के तहत, और इनको 11.71 लाख की पैकेज 4 साल के बाद प्राप्त होती है। इनके अलावा है ना जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्त मंत्रालय का है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी 2016 को, यह भी वित्त मंत्रालय का है, और अरुण जेटली साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया में 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाते हैं। इनके अलावा जो स्टैंड अप इंडिया है कार्यक्रम 2016 में यह भी आया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आया था, है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में आया था, लोन 10 लाख रुपए की राशि अधिकतम देती है। मुद्रा का फुल फॉर्म में रीफाइनेंस, आर का फुल फॉर्म होता है, जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019। दीक्षा पोर्टल किसके हैं, तो ये आपका मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय का है। उदारता का पर्यायवाची शब्द पूछा है, परोपकारी होगा, है ना, परोपकारी होगा। अलाउद्दीन का चिराग मुहावरा का अर्थ पूछा है, मनोकामना पूर्ण करने वाले अद्भुत वस्तु, मतलब एक ऐसी वस्तु जो बहुत ज्यादा कीमती हो, अलाउद्दीन का चिराग। नश्वर का विलोम बोलते हैं ना, ये संसार तो नश्वर है प्रिय, है ना। तो मतलब यहाँ पे जो चीज है सब नाश होंगे, तो नश्वर का उल्टा पूछ रहा है तो इटर्नल हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, जो कभी न मरे, है ना। इनके अलावा झांसा देना का अर्थ पूछा भाई, झांसा देना का क्या, बहकावा में आना, है ना, चिकनी चुपड़ी बात करना, चलो ना तुमको ड्रिंक पिलाएंगे, है ना। इनके अलावा मतलब ठंडा पिलाएंगे, ड्रिंक अलग लेवल की शब्द है भाई, ये सब यूज नहीं करना है। जनसंख्या के सबसे अधिक एक क्वेश्चन आया था, भारत में शहनाई वादक कौन है, ऐसा कुछ आया है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं मैं नहीं बता सकता, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने फैक्ट दे देता हूं, आप लोग बताइएगा कि शहनाई वाला क्वेश्चन क्या था। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में शहनाई के लिए भारत रत्न दिया गया था, बहुत ही फेमस बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई के क्षेत्र में। शहनाई के अन्य कलाकार में दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद, हुसैन खान। तो दोस्तों ये थे आज के पहले शिफ्ट के प्रश्न एनालिसिस। अगर आपको लगा हो कि वास्तव में जानदार कंटेंट के साथ एनालिसिस करवाता हूं, सिर्फ ये मकसद नहीं कि प्रश्न क्या आए थे, मकसद ये है कि आपकी एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो लाइक कर दीजिएगा, पैसा नहीं लग रहा हो तो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये पीडीएफ आपको हर जगह अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, और जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में है उनको तो देना ही है क्योंकि वो मेरा गेस्ट है ना। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 20 फरवरी 2024 और आज जो है आपका SSC GD का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS और हिंदी के सभी प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। सभी प्रश्न 100% ओरिजिनल है जो आपके एग्जाम में आया है, और मैं आपको बता दूं कि अपने PDF और सेट से 95% क्वेश्चन, कोई भी बात हवा में नहीं। आप करीब जो है 100 के करीब कॉमेंट है, एक आदमी झूठ कमेंट कर सकता है, सभी नहीं कर सकता है, आप देख सकते हैं। और मैं ये भी गारंटी लेता हूं कि जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो भी एग्जाम में अगर चाहते हैं कि 60 से 70% मार्क मेरे GK GS के अंदर आए, तो मैं एनालिसिस में अगर आप जुड़े रहोगे और अगर PDF लेके पढ़ लोगे या फिर प्लेलिस्ट लेके देखोगे, PDF से रिवीजन कर लोगे, अगर आपके पास 5 दिन टाइम है तो आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना, बाद में कि आप लोगों की मर्जी भाई साहब, है ना। पहला प्रश्न है बोनाली महोत्सव। कल शाम के वीडियो से, कल शाम का वीडियो अभी मात्र 15
15 घंटा अपलोड करके हुआ है। पहले शिफ्ट में 11 क्वेश्चन उसी वीडियो से है, देख लीजिएगा। कोई भी बात अगर हवा में हो तो मुझे जूता से मारिएगा, ठीक है। देख लीजिए, बोनालू महोत्सव का संबंध किस राज्य से? ये तेलंगाना में है ना, तेलंगाना में। अब तो भाई इतना तक कह दिया, अब तो थोड़ा देख ही लेना, वेरीफाई कर ही लेना, है ना। कल बताया था बोनालू महोत्सव, ये क्या होती है? बोनालू बथुकम्मा, ये दोनों, और मेदराम जात्रा, जब भी बताया तीनों बताया। बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना का प्रमुख त्योहार है। इसमें माता काली की पूजा होती है। आने वाले समय में अगर आपसे पूछे कि इसमें किसकी पूजा होती है तो माता काली की पूजा होती है, ध्यान रखेंगे। बातुकम्मा त्योहार, यह भी तेलंगाना की प्रमुख त्योहार है। इसमें देवी गौरी की पूजा होती है और इस प्रकार से जो है फूलों की बतुकम्मा तैयार किया जाता है वहां के स्थानीय महिलाओं के द्वारा, ठीक है। तो इसे फूलों का त्योहार भी कहता है। क्या कहता है भैया? इसे फूलों का त्योहार भी कहता है। किसी प्रकार से मैंने बताया है आपको कि फूलदेई त्योहार, ये फूलदेई त्योहार नाम से फूल वाली है, लेकिन इसे फूलों का त्योहार नहीं कहते, ये उत्तराखंड के त्योहार है। आपकी एग्जाम में अगर पूछे कि फूलों का त्योहार किसे कहते हैं तो बतुकम्मा, देवी गौरी वाला। इसके अलावा एक हॉर्नबिल त्योहार है नागालैंड के अंदर, हॉर्नबिल त्योहार है नागालैंड के अंदर। नागालैंड के अंदर, यह नागालैंड के अंदर नागा जनजाति का जो है त्योहार है। तो ये आपका 10 दिनों तक होता है, 1 to 10 दिसंबर के मनाया जाता है। 2000 ईस्वी से मनाई जा रही है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है मैंने आपको बताया है कि 1 दिसंबर को जो है नागालैंड का स्थापना दिवस है। दूसरी बात, जो हॉर्नबिल है जिसे हम साधारण भाषा में धनेश पक्षी कहते हैं, ये नागालैंड का राजकीय पक्षी है, इसलिए मनाते हैं। इसके अलावा जो मेदराम जात्रा त्योहार है ये तेलंगाना में ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। और इंडिया का यह कुंभ मेला के बाद दूसरा सर्वाधिक बड़ी मेला है। और इसमें कोया जनजाति के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जिनको पैसा हो वो कोर्स खरीदे 9,000 4,999 का। जिनको पैसा नहीं है, जो एकदम मतलब बिना खर्च पढ़ना चाहते हैं, मेरिट में आना चाहते हैं, वो बच्चे मेरे से जुड़ जाएं आने वाले एग्जाम के लिए भी, है ना। तमिलनाडु के प्रमुख त्योहारों को पोंगल, पोतांदु, थाईपुसम, थाईपुसम में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। केरल के प्रमुख त्योहारों में ओनम, मकर बिलक्कू, त्रिशूर पूरम, विशु ईटीसी जो है ये केरल की प्रमुख त्योहार है। ओनम 10 दिनवा त्योहार है, ध्यान रखेंगे। मकर बिलक्कू मकर संक्रांति के समय पर केरल में होता है। और ये जो विशु त्योहार है ये आपका केरल में कौन सा है? नववर्ष है, इसे मलयाली नववर्ष कहते हैं। और एक हमने आपको और बताया था कि जो रेटिंग होता है ना, बिल्लाम रेस, बोट रेसिंग का काम, वो भी कहाँ होता है? केरल में होता है। और कौन से झील के अंदर होते हैं? तो आपका वेम्बनाड झील, जो इंडिया के सबसे लंबी झील भी है, ठीक है। केरल में आपका साइलेंट वैली परियोजना भी है कि मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। इनके अलावा कर्नाटक की प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे यक्षगान, करगा, कुनीता। ये सब जो है लोक नृत्य का फॉर्म है जो कर्नाटक राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक राज्य का अपना कोई नववर्ष का ओरिजिनल नाम नहीं है। तो जो मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नववर्ष है, इसी नाम से कर्नाटक में भी मनाया जाता है। इसका नाम है जी उगादी। उगादी, सूर्य भगवान को उगादी। अगला है भैया, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? या फिर इसी क्वेश्चन को इस रूप में पूछा था कि निम्नलिखित में से क्रिकेट के कौन खिलाड़ी नहीं है? तो लिएंडर पेस का संबंध भैया लॉन टेनिस से है ना। या फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से। क्यों पूछा गया है? क्या जरूरी है इतना छोड़ के लिएंडर पेस को ही पूछना, है ना। अभी जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है उनको क्यों नहीं पूछा अभी? तो ये निशिएंट फॉर्म में आपसे एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है कि आपको कुछ पता भी है या नहीं है। तो टुडे एग्जाम के बच्चे को तो पता है ना भाई कि 1996 में अटलांटा ओलंपिक में, है ना, लिएंडर पेस व्यक्तिगत रूप से टेनिस में भारत को पदक दिलाया था। और ये टेनिस में पहला पदक था भारत को ओलंपिक के अंदर, इसीलिए पूछा गया है। भारत ने ओलंपिक में 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक में केडी जादव को, ध्यान रखिएगा, केडी जादव साहब पहली बार व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते थे। कौन से मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। और ये कहां पे हुआ था? तो ये हेलेंसिकी में हुआ था। और किस खेल में? कुश्ती के, है ना। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनके अलावा केडी जादव स्टेडियम कहां? ये भी मैं आप लोगों से मौखिक रूप से पूछा था, बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया। इसके अलावा ओलंपिक में पहली बार व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली भारतीय महिला, ये कौन है भैया? तो ये है कर्णव मल्लेश्वरी। कर्णव मल्लेश्वरी, है ना, कर्णव मल्लेश्वरी यहां पे लिखिएगा। वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल, इसे सही करके दूंगा। इनके अलावा ओलंपिक में पहली बार गोल्ड व्यक्तिगत रूप से किसने जीता? 2008 में अभिनव बिंद्रा। शूटिंग खेल के अंदर कहां पे हुआ था ओलंपिक? बीजिंग में हुआ था यह ओलंपिक। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा व्यक्तिगत रूप से रजत पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति भारत के लिए मेजर राजवर्धन सिंह राठौर। एथेंस ओलंपिक 2004 निशानेबाजी में जो है व्यक्तिगत रूप से पहले ओलंपिक पदक जीते थे। मतलब कौन सा? आपका रजत वाला। जनगणना 2011 का विषय क्या था पूछा है? तो हमारी जनगणना हमारी भविष्य। अगर 2021 का पूछा गया होगा तो इसका हो जाएगा भैया जन भागीदारी से जन कल्याण। तो दोनों में से आपको
दोस्तों कोई भी अगर करेंट सेक्शन से आपको एग्जामिनर टेस्ट करना चाहता है तो ये वाला पूछा होगा, एनिशिएंट फॉर्म में आपकी रुचि है कि नहीं है पुराने चीजों में, तो ये वाला पूछा होगा। दोनों आपके सामने है और पहले दोनों बता चुके हैं महामृत्युंजय कुमार के साथ ही, ठीक है। जनगणना 2011 2 चरणों में कराए गए थे और प्रणक गणिका जो है शिक्षिका, माफ कीजिएगा है ना, गणिका शब्द का बहुत बेकार मीनिंग निकलता है, वो थोड़ा माफी चाहता हूँ है ना। अब प्रणक शिक्षिका जो है ये आपका जनगणना 2011 का जो है आपका ये था, क्या बोलते हैं, शुभंकर, जो आप मस्कट कहते हैं जैसे खेल वगैरह में होता है ना। जनगणना 2021 में महापंजीयक महामृत्युंजय कुमार नारायण है जो वर्तमान में है, इसे VVI करके रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि जनगणना के वर्तमान महापंजीयक कौन है वर्तमान समय में। अच्छा, जनगणना से बारे में मैं आगे बात करूंगा क्योंकि एक और क्वेश्चन है, केरल में जो है महिला लिटरेसी रेट पूछा है। वर्तमान समय में भारत के दूसरे CDS कौन है, सब दिन बताए हैं और किस अंदाज में बताए हैं कि पहले CDS जो थे ये ना बिपिन रावत साहब, ये भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और लेफ्टिनेंट जो है आपका अनिल चौहान साहब, ये भी आपके उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो इसी अंदाज में इन्हें याद करवाया था। तो पहले अभी अनिल साहब हो गए, पहले जो है आपका जनरल बिपिन रावत साहब हो गए। जनरल बिपिन रावत साहब का जो है 2022 में हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और 2022 के लिए इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। 2021 में हुआ था ना, नहीं 2022 में हुआ था, सही है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मैनक्सा है। भारत के जो है वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के जो वर्तमान प्रमुख है ये कौन है भैया, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी। वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष कौन है, मनोज कुमार सोनी। आप मेरा नाम भी रख सकते हैं इसके लिए, मतलब याद रखने के लिए, बाद में कि मेरी कहाँ किस्मत। इनके अलावा वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सिमरिया है ना। इनके अलावा वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इतने बात जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से जो है नियुक्ति से क्वेश्चन आ रहा है। राज्यपाल भी मैं बता चुका था, राज्यपाल से भी क्वेश्चन आया है, आगे देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार केरल में महिला साक्षरता दर कितनी होती है, तो 92.1% होती है। भारत में ST जनसंख्या प्रतिशत कल शाम को बताया था 8.6% है, इसे ध्यान रखेंगे, आएगा क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है 1.53 करोड़ के करीब। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो है ST समुदाय के लोग दादर नगर हवेली और जो है परसेंटेज के हिसाब से लक्षद्वीप में निवास करते हैं। लक्षद्वीप सबसे अधिक लिटरेसी रेट भी रखता है UT के अंदर 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं SC कैंडिडेट 4.14 करोड़ आबादी था लगभग उस समय। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक दिल्ली की परसेंटेज है और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जो SC है ये दिल्ली में निवास करते हैं और परसेंटेज के हिसाब से चंडीगढ़ में। एक एक बात को समझते जाना है, काम आएगी। 2011 में 10 करोड़ी जो जनसंख्या वाला राज्य था मात्र 3 गो था, है ना, UP, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर अपना बिहार, ठीक है भाई। चौथे स्थान पे जो है ये बंगाल था लेकिन 10 करोड़ नहीं था। 2011 जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि 17.64 रहा था, घनत्व 382 रहा था, लिंगानुपात 943, साक्षरता दर ओवरऑल 74.04%, महिला साक्षरता 65.46%, पुरुष साक्षरता 82.14%। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय का था, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड का था 0.6% माइनस के। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वृद्धि दर दादर नगर हवेली का, न्यूनतम वृद्धि दर है ना लक्षद्वीप का। तो ये कुछ डाटा है, मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ था, बिहार के अंदर था। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनघनत्व तो दिल्ली में, ये रहेगा ही, ये बदलेगा नहीं कभी। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का और सबसे और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप का। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था अपना बिहार और सबसे ज्यादा जनघनत्व भी बिहार और सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ डाटा है। बाद में कि जो केरल में महिला पुरुष पूछा गया आपके सामने है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला 5 राज्य केरल ओवरऑल तीनों कैडर में सबसे टॉप पे है। अगर समग्र पूछे लिटरेसी रेट तो भी केरल, पुरुष साक्षरता दर तो भी केरल, महिला साक्षरता दर टॉप पे तो भी केरल। तो केरल हर तरीके से जो है आपका ये हो रहा है। इनके अलावा मिजोरम का दूसरा स्थान है परसेंटेज के अकॉर्डिंग,
93.3% महिला जो है मिजोरम में पढ़े लिखे हैं। मिजोरम के वर्तमान सीएम आपके एग्जाम में 1-2 शिफ्ट के बाद देखिएगा पूछा जाएगा। इनका नाम है लाल दहुमा। जिस प्रकार से आप अरविंद केजरीवाल को जानते हैं कि पास्ट में एक ऑफिसर के तौर पे काम करने के बाद जो है राजनीति में सक्रिय होकर आज बड़े बड़े गुल खिला रहे हैं, उसी प्रकार से लाल दहुमा भी जो है पास्ट में सर्वेंट रहा है और अभी जो है राजनीति में उतर के सीएम बने हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, मिजोरम को भी ध्यान रखना है। इनके अलावा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला 5 राज्य, तो सबसे कम बिहार का, उसके बाद राजस्थान का आपके सामने है। शुरू से 2 को याद रखिएगा। बिहार अपना पूरा मतलब टोटल लिटरेसी रेट में भी सबसे निम्न है और सबसे कम महिला साक्षरता में भी निम्न है। ठीक है भैया, ध्यान रहेगी तो एकदम रखना है, आपको रखना ही पड़ेगा, है ना। देखिए केरल में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता है, कितने प्रतिशत? 96.1। 2001 का डाटा 21 का डाटा आएगा ना तो पता चला 100% जो है आपका लिटरेसी रेट हो गया केरल में, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा। जो सक्रिय है, जो सोचते हैं कि भाई है ना इधर उधर की बातों से ज्यादा टेंशन से अच्छा है कि अपनी सुदृढ़ किया जाए, ब्रीड मजबूत किया जाए, तो सबसे इसके लिए क्या लिटरेसी रेट को मजबूत करना, तो ये सब सही है भाई। इनके अलावा आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है पूछा, ये जो है एस अब्दुल नजीर है। नजीर साहब को आप जानते होंगे, है ना, क्योंकि इससे एक और क्वेश्चन बन गया था, मैं नहीं बताऊंगा क्या बना था क्वेश्चन, एक ज्यूरी था उसमें ये सदस्य थे। इनके अलावा झारखंड के वर्तमान गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल सी प्रसाद शुक्ला, नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल ला गणेशा। दोस्तों थोड़ा धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अभी मेरे पास टाइम भी है, क्योंकि नाइट में ड्यूटी जाना है। साथ ही साथ ये है कि आप लोगों ने बहुत कमेंट कर रखा, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, इसलिए धीरे कर रहा हूं। केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा बीवी हरिश्चंद्रन, क्योंकि यहाँ का भी सीएम चेंज हुआ है, विष्णु साई बने हैं, है ना। इनके अलावा आर्टिकल 333 का संबंध किससे है? सब दिन बताते आए 104वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट, जब भी बताया तब भी मैं 331 और 333 को जरूर बताया कि ये क्या होता था। 333 क्या होता था कि किसी भी राज्य के विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा यानी गवर्नर के द्वारा एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति उस विधानसभा में करी जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यूपी पुलिस की तैयारी करवाया था, यूपी में पहले विधानसभा में 404 सीट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यूपी के विधानसभा में 403 सीट है। तो एक सीट कहाँ चला गया? अनुदान में चला गया? जी नहीं, ये सीट जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन की प्रथा है वो समाप्त कर दी गई नियुक्ति वाला। तो ये जो एक आदमी की नियुक्ति होती थी राज्यपाल साहब के द्वारा, इसमें 333 आर्टिकल कारगर सिद्ध होते थे। 331 इसी प्रकार का आर्टिकल है। ये केंद्र में राष्ट्रपति साहब जो है लोकसभा के अंदर एक नहीं 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये भी अब समाप्त हो गया है ना। इसके अलावा पहले आप इसीलिए देखते होंगे कि लोकसभा में अधिकतम 552 मेंबर हुआ करता था, लेकिन अब 550 मेंबर होते हैं। संविधान संशोधन 104वां एंग्लो इंडियन की नियुक्ति और SC SC कैंडिडेट को जो है 10 वर्ष के लिए आरक्षण को भी इंक्रीज किया गया, सेम संविधान संशोधन 104 के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन का बारी हो गया है एग्जाम में आने का, तो ये आपका GST से संबंधित है, 2017 में लागू हुआ था। मेरा काला जवान छपेगा जरूर। 102वां संविधान संशोधन OBC से, 103वां संविधान संशोधन EWS से, है ना। मैं आपको गारंटी देता हूं SSC की एग्जाम आप देते हैं 80% क्वेश्चन अगर आप मेरे से जुड़े रहे तो किसी भी एग्जाम में आपको बना के आएंगे। GK GS के अंदर मैं मैथ की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं GK GS पढ़ा रहा हूं। 80% क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाए से ही आएंगे भाई, 100% कहीं लाओ पेपर वेपर साइन करके दे देता हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे जो है क्यों भटक रहे हैं, क्यों नहीं देखते हैं? मैं वीडियो इतना मेहनत से बनाता, 200 150 500 व्यू आते हैं भाई, है ना। तो कभी कभी मन होता है कि छोड़ दूं, है ना, ये सबसे क्या होगा। आप जानते हैं कि आप लोगों को लगता होगा कि ये जो है पैसे के लिए करता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि अगर आप भी नौकरी करने का लाओगे और अगर आप जो है मेरे जैसे 4200 जीपी में काम करोगे, जीपी मतलब ग्रेड पे, है ना, तो अगर 8 घंटा अगर आप ओवर टाइम करते हो ना तो आपको 4400 से लेके 4700 रुपया तक बन जाता है 8 घंटा ओवर टाइम का। 4700 रुपया इस यूट्यूब पे कमाने के लिए मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 महीना मुझे लगेगा, जिस रफ्तार से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए पैसा मैंने नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं जो जितना भटका, जितना मैंने देखा उतना आप लोगों को ना होने दूं, इसीलिए आपसे ज्यादा कहीं मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको एग्जाम में मदद करा सकूं। लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं और समझेंगे भी नहीं। इसी प्रकार से एक मैथ का टीचर है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सर का, नहीं तो ऐसा होगा कि सर को जो है ये कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारे पेड क्लास में बच्चे हैं, लेकिन उनके पास जो अपना इजाद किया हुआ टेक्निक है ना, वो किसी के पास नहीं है पूरे मार्केट में, है ना। और मैं आप लोग मोटे मोटे तौर पे समझ गए होंगे, CGL में सिलेक्टेड सर हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार मैं इन्हीं सर का एक मैसेज देगा कि भाई पास हुए बच्चे मेरे से क्रेडिट किसी और को देते हैं, तो फिर तो सही नहीं है ना।
भैया चलिए, अनुच्छेद 112 का संबंध जो है बजट से है। इसके अलावा अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से है। केंद्र में जो वित्त आयोग गठन होता है ये आपका राष्ट्रपति साहब करते हैं। अभी 16वें वित्त आयोग चल रही है, इसके जो मतलब चल नहीं रही है, लागू नहीं हुई है, ये जो है अप्रैल 2026 से लागू होगा, लेकिन अभी बन फॉर्मेशन हो गई। तो ये जो 16वें हैं इनके अध्यक्ष कौन है, तो आपका अरविंद पनगड़िया साहब है, ठीक है भाई। इनके अलावा उसमें 4 जो है 3 पूर्वकालिक और 1 अंशकालिक सदस्य एसबीआई के जो आपका चीफ आर्थिक सलाहकार था उनको बनाया गया, जिसकी चर्चा हमने कल कर लिया था। राज्य में जो वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 243I से होता है और ये राज्यपाल साहब करते हैं। इसकी भी कार्यकाल 5 वर्षों की होती है, यानी वित्त आयोग की। इसके अलावा 76 आर्टिकल महान्यायवादी की नियुक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, केंद्र में सबसे बड़े विधिक अधिकारी, राष्ट्रपति साहब इसकी नियुक्ति करते हैं। और राज्यों में इसी प्रकार का महाधिवक्ता होता है जिनकी नियुक्ति राज्यपाल साहब करते हैं, 165 के थ्रू करते हैं वो। इनके अलावा अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। 52 से 61 पकानी को का दियोदशम जरूर याद होगा। इनके अलावा 1, 2, 3 राष्ट्रपति का अध्यादेश जरूर याद रखिएगा। और 148 जो है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सॉरी हाँ सही है, कैग का है, जो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और 149 जो है कैग का पावर है, ये भी देखिए अगले शिफ्ट में छपेगा। इनके अलावा पन्नालाल घोष का संबंध बसुरिया से है। पन्नालाल घोष कल भी बताया था, अभी जो है मैं बताया ना, अभी वीडियो को 15 घंटा भी नहीं हुआ है, 10 से 11 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में, और इस शिफ्ट में भी 4 से 5 क्वेश्चन आ गए। M1 M2 वाला कल बताया था ना, वो भी पूछा था पहले वाले शिफ्ट में, मुझे नहीं मिल पाया था क्वेश्चन तो नहीं बता पाया। लेकिन आयुष नाम का एक लड़का काफी एक्टिव रहता है, आप देखे होंगे, वही बताया कि ये भी आया था सर, है ना। तबला के वादकों में जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, गुदई महाराज, लतीफ खान, किशन महाराज, फैयाज खान, अंबिका प्रसाद तबला है। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था और 2024 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है शंकर महादेवन के साथ। इनके अलावा सितार के अन्य प्लेयर में आएंगे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित अरविंद पारेख, ये सब सितार बजाते हैं। बांसुरी के प्रमुख वादकों में आएंगे हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, बी कुंजमनी, राकेश चौरसिया। ये राकेश चौरसिया भी इस बार के ग्रैमी अवार्ड विनर है इंडिया के लिए, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये पन्नालाल जो आपका हरिप्रसाद चौरसिया उनके पुत्र हैं। सरोद के प्रमुख वादकों में अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। अब रुद्र बीना के वादक में आते हैं सादिक अली, है ना, और असद अली खान। इनके अलावा अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, तोताराम और दालचंद शर्मा पखावज, यू कृष्णन मेंडोलिन से संबंधित है। अमृतसर की संधि कब हुई थी, बताया तो था। लाहौर की संधि कब हुई, अमृतसर की संधि कब हुई, पहली बार सहायक संधि कब हुई, पहली बार सहायक संधि किसने किया, पुरंदर की संधि कब हुई, बेसीन की संधि कब हुई, सालवाई की संधि कब हुई, देवराई की संधि कब हुई, सब बताया तो था। मैसूर की संधि कब हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, है ना। आइए, अमृतसर की संधि जो है ये आपका 1809 में हुआ था। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय के प्रमुख चार्ल्स मेटकॉफ के समय हुआ था। देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ को भारत में प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो भारत में प्रेसों पर अंकुश लगाने के लिए 1878 में लीटन के समय आया था, है ना। और प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को। तो चार्ल्स मेटकॉफ क्या गवर्नर रहा है, आप गवर्नर वाले लिस्ट में इसका नाम नहीं देखेंगे तो कहेंगे जी नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए अधिकारी थे, है ना। और जिस समय आपका अमृतसर की संधि 1809 हुआ था, उस समय अगर गवर्नर आपसे पूछता है तो लॉर्ड मिंटो प्रथम होता है। और यही बेस बना के मैं क्वेश्चन आपको बताया हूं, है ना, या फिर यूपी पुलिस क्लास में बताया हूं, या फिर बिहार एसएससी में, या फिर एसएससी में। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरा कंटेंट आपको पूरा अटेंड करना चाहिए। इसके अलावा इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच 1765 में पहले शिफ्ट में बताया था। और ये क्यों होता है, बक्सर के युद्ध में करारा हार के बाद। बक्सर के युद्ध में कौन कौन भाग लिए थे, त्रिगुटी सेना, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की सेना, और उधर से कौन थे, हेक्टर मुनरो। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच, शिवाजी और जय सिंह के बीच 1665 में। पुरंदर की संधि 2 बार होती है, मैंने आपको बताया है, दोनों बार। लाहौर की संधि लॉर्ड हार्डिंग के समय 1846 में, है ना। इसके अलावा इसी समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके साल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। इसके अलावा देखिए, एक लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड भी है। आपके मन में आ रहा होगा ना कि जब दिल्ली राजस्थान राजधानी के लिए आया 1912 में, है ना, 11-12 में घोषणा होकर, तो उस समय हार्डिंग द्वितीय था। या फिर जो बंगाल विभाजन का निरस्त किया था वो भी हार्डिंग था, तो हार्डिंग सेकेंड था वो, ठीक है। हार्डिंग जो है इस काल में थे, 1846 के काल में। इसके अलावा सहायक संधि करने वाले अंग्रेज लॉर्ड बेलाजेली। और इंडिया में सबसे पहले सहायक संधि किसने किया था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बैरन हैंगस्टस के समय बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। संविधान
सभा को कब अपनाया गया था, ऐसा क्वेश्चन आया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा किस प्लान के तहत बनाया गया, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन कब भारत आया, तो 1946 में आया। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्य का नाम क्या है, ए बी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टॉफर्ड क्रिप्स, है ना। अच्छा एक बात और भैया कि ये जो आपका अगस्त क्रांति या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो किस लिए हुआ था, तो क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण, ठीक है। उसी में से ये क्रिप्स इसका सदस्य बना बाद में। संविधान में सबसे बड़ा योगदान किसका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। ये संविधान में ढांचा प्रदान किया, है ना। और कैबिनेट मिशन जो है इसके भावी संविधान पे आए ही थे कि भाई निर्माण मतलब इसको जो है बनाना है। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पहली बार जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, लाहौर अधिवेशन को याद को ताजा किए थे। क्यों, क्योंकि भाई लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो लाहौर अधिवेशन के बाद हम 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। तो इसी दिन को याद करने के लिए हम संविधान को अंगीकार कर लिए 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हम कुछ दिन वेट किए और 26 जनवरी 50 को लागू किए। जब संविधान बनके तैयार हुआ था 395 आर्टिकल, 22 भाग, 8 अनुसूची, 14 भाषा, है ना। संविधान में अभी कितने हैं, 22 है। 22 में कैसे आया है, 21वां अमेंडमेंट, 71वां अमेंडमेंट और 92वां अमेंडमेंट से जो है हमारा 8 भाषा और आया। तभी तो 22 हुआ। 71वां से सिंधी आया था, 71 से नमक आया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और आपका 92 से बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली आया था, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा वर्तमान में 12 अनुसूची है और ये 25 भागों में विभक्त हो गया। कैसे, 4 का ए, 9 का ए, 9 का बी बन गया। तो भारत के संविधान दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है, आप सभी जानते हैं, है ना। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, कल हो के कोई पूछे तो थोड़ा कठोर थोड़ा नरम। हमारे संविधान में हर चीज का काट है, रास्ता है ना। इसीलिए वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है इस देश को, इस कोर्ट को, है ना। इनके अलावा संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान की अंग्रेजी पांडुलिपि में, जो अंग्रेजी पांडुलिपि था संविधान का, है ना, प्रतिलिपि पांडुलिपि, तो ये प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखे थे। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास करते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल, है ना, 10 डेसिबल बराबर 1 बेल होता है। ये भी ध्वनि के मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को ओम मीटर से मापते हैं। और विद्युत माफ कीजिएगा यहाँ पे, है ना, प्रतिरोध को ओम मीटर से मापते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर होता है। इसे विशेष ध्यान देके पढ़ेंगे। प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर होता है। खाली प्रतिरोध पूछेगा तो ओम मार के आना, नहीं तो गलती हो जाएगा। अत्यधिक उच्च तापमान को हम पैरोमीटर से मापते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आपेक्षिक घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ध्यान रखना है। आर्द्रता को हम हैग्रोमीटर से मापते हैं, है ना। आर्द्रता को हम क्या मापते हैं भाई, हैग्रोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। जल के प्रवाह दर को हम बेंचुरी मीटर से मापते हैं। समुद्र की गहराई को हम फैदोमीटर से मापते हैं। आरबीआई के निम्नलिखित में से प्रमुख उद्देश्य क्या है, देखिए आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रतिभूतियों की लेन देन है, मौद्रिक नीति बनाना है, कुछ भी हो सकता है ना। प्रतिभूतियों की लेन देन, मौद्रिक नीति बनाना, है ना। अन्य कमर्शियल बैंक या अनुसूचित बैंकों को पंजीकरण करना, नोट छापना, है ना, सरकार का बैंकर के तौर पे कार्य करना। तो ये सब आरबीआई की जो है प्रमुख कार्यों में से है। बाद बाकी आरबीआई की एक एक डाटा मैं दे दिया हूं, क्वेश्चन छूट जाए तो बताना। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग के अनुसार किया गया था। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के आरबीआई में। पहले गवर्नर थे ओसवार्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन ट्विस्ट किस लिए यूज करता है ना, तो कम मूल्य के प्रतिभूतियों को बेच के जो है बड़े मूल्य की प्रतिभूति खरीदते हैं, है ना। और ओपन मार्केट सोर्स के तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, खुले बाजार नीति, है ना। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1 रुपए की नोट पे वित्त सचिव भारत सरकार के सिग्नेचर होते हैं। अन्यथा जितने भी नोट आप देखते हैं, जो आपके पास बड़े बड़े नोट है 500 की, ये नोट पे किसके साइन है, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की है। इनके अलावा बैडमिंटन से एक शब्द आया था, अब ऑप्शन तो है नहीं, तो बैडमिंटन से शब्द होता है डबल फॉल्ट, बैक कोर्ट, बेस लाइन, लव ऑल, रैली, ड्रॉप शॉट, ईटीसी। ये सब बैडमिंटन के शब्द है। मैं गारंटी ले सकता हूं इस क्वेश्चन में कि इसमें एक ही वर्ड पूछा होगा, या तो ड्राइव या तो डबल फॉल्ट, यही पूछता है बैडमिंटन का, जितना मेरा अनुभव कहता है। लॉन टेनिस से में जो है फॉल्ट होता है। ड्यूस शब्द देखिए लॉन टेनिस में भी होता है, और आपका जो है एक और खेल में ड्यूस शब्द नहीं, ड्यूस नहीं होता है, ड्राइव ही होता है। ड्राइव क्रिकेट में भी
होता है और बैडमिंटन में होता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। ड्रॉप भी यहाँ पे है और ड्रॉप यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप शॉर्ट है, खाली यहाँ पे ड्रॉप है। ये लॉन टेनिस की बात हो रही है, ऊपर वाला बैडमिंटन का है। लब भी दोनों में कॉमन है, इसके अलावा बेस लाइन भी कॉमन है, ग्राउंड स्ट्रोक, टाई ब्रेकर, ओवरहेड स्मोक, ये सब जो है यहाँ से। क्रिकेट से इसलिए कम पूछता है क्योंकि सभी जानता है भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, उसी प्रकार से क्रिकेट भी जानता है। कैसे भैया, है ना, मतलब थोड़ा ही देर तक प्लास्टिक वाला पहले, फिर जो है छोटे छोटे लकड़ी के बना के, गली क्रिकेट सब खेले हैं, हम भी खेले हैं। अपना अल्लू सुधा करना मुहावरा का सही अर्थ है अपना काम निकालना, है ना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अपना काम निकालना किसी भी तरीके से। पीठ दिखाना का मतलब होता है भाग जाना। 9-2-11 होने का मतलब रन अवे, भाग जाना। तिल का तार बनाना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, है ना, छोटी सी बात को जो है पहाड़ जैसे बताना। हाथ के द्वारा लिखे गए लिपि को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न। ठिकाना न रहना मुहावरा का सही अर्थ बहुत ज्यादा बेघर होना। बहुत ज्यादा मतलब होता है, जैसे दो सेंस में हो सकता है। जैसे कोई बोलता है ना, इसकी खुशी की ठिकाना नहीं रही, मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो गई, तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो ठिकाना न रहना, जो बेघर होता है ना, उनका भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। न घर है न ठिकाना, ये वाला गीत आपने सुना होगा, मुसाफिर हूँ यारो, ये वाला, है ना। बिरल का विलोम शब्द पूछा है तो सघन हो जाएगा। बिरल, बिरल सघन माध्यम, आपने फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब सघन माध्यम में कोई किरण जाती है तो क्या होती है? बिरल माध्यम से सघन माध्यम में, है ना। आंख और कमल का पर्यायवाची, आंख का तो चक्षु, नयन, लोचन, है ना, लोचन, और कमल का राजीव, नीरज, पंकज, जलज। चक्रपाणी का सही अर्थ क्या है? जिसके अर्थ में चक्र यानी भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को चक्रपाणी कह सकते हैं, है ना। पीताम्बर भी कहते हैं भगवान विष्णु को, है ना। लंबोदर भगवान गणेश को कहते हैं। ये समासिक पद होते हैं, है ना। इसके अलावा महिला का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ललना, कामनी, रमनी, ना, जननी भी कह सकते हैं, लेकिन जननी माता के लिए सुटेबल बैठेगा। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी से प्रश्न आया था, ऑप्शन नहीं है। देखिए, संगीत नाटक अकादमी क्या करता है? शास्त्रीय नृत्य को जो है वेरीफाई करने के लिए जिम्मेवार संस्था है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है? प्रश्न है, कुछ भी पूछा होगा तो उड़ा दीजिए होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग IPL भी बड़े चाव से देखते हैं और क्रिकेट तो देखते ही हैं। इनके अलावा पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बताइए। लखनऊ घराने से। कोई भी घराना पूछेगा, संस्थापक पूछेगा तो आप छोड़ क्या हो गए? हस्सू खान पूछे, हद्दू खान पूछे, है ना, अब्दुल करीम खान पूछे, अब्दुल वाहिद खान पूछे, है ना, बड़े गुलाम अली खान या फतेह अली खान पूछे, कुछ भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पे बच्चे लोग जिनको PDF चाहिए SSC का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके 50, 60, 35 रुपया खर्च करके अगर मेरिट में आ जाओगे ना, तो ये पैसा आपका नगारा नहीं जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक दिन शायद ऐसा दिन आए जिस दिन ना आप खुद ही लोगे, रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। अभी छोटा हूँ, छोटा सा चैनल है, लोग बिलीव नहीं करते हैं। और ये भी मैं बता दूं, एनालिसिस में जैसे बेसब्री से आप मेरी बात को सुनते हैं, अगर पढ़ते समय सुनेंगे ना तो ये एनालिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है भाई। मुद्रा पूर्ति चेन कल बताया था और फर्स्ट शिफ्ट में आज क्वेश्चन आया था, ये सिर्फ यही बताऊंगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी, अंतर विभेद करना सिखा दिया हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा होगा? कितने तत्व है? 63। किस पे आधारित था? भार पे। कब आया? 1869 में। कब अपना जो है 150वीं वर्षगांठ बनाया? 2021-22 में, है ना। तो ये कुछ भी पूछा होगा। इसमें जगह बहुत खाली रखा गया था, इसमें दोष था, है ना, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हुआ करता था, है ना, ये सब है ना। आधुनिक वाले में 118 तत्व है। ये थे आपके दूसरे शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। जो बच्चे हमारे एक्टिव PDF प्लान ग्रुप में है उनको PDF जस्ट दिया जाएगा इस वीडियो पोस्ट होने के बाद। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम इस PDF को फ्री में प्राप्त करें, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है जितना भी एनालिसिस कराऊंगा उसका PDF मैं जब तक जिंदा हूँ इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो इसके लिए मैं आपको जो है टेलीग्राम पे शाम को दूंगा। ठीक है। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है 20 फरवरी 2024 और आज जो है SSC GD का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS और हिंदी के सेक्शन से जो प्रश्न प्राप्त हुए 100% ओरिजिनल प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आया था। और मैं ओरिजिनल प्रश्न के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट हो गए आने वाले सभी एग्जाम के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल जो है आपका एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए ही जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कल शाम वाली वीडियो से आज पता नहीं क्या हो गया, तीनों शिफ्ट में कम से कम 8 से 8, 7, 8, 10 ऐसे
क्वेश्चन पूछे रहा है एक वीडियो से। तो जो बच्चे कभी नहीं तैयारी किए होंगे, अगर देख लिए होंगे, क्योंकि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर दूँ भाई देख लिया करो, तो उसको जो है काम हो जाएगा। अगर कभी नहीं पढ़े हैं तो बाद में अगर आप लोग जुड़े हुए होंगे तो एग्जाम में लेवल पता चल ही गया होगा, कोई लेवल नहीं आ रहा है, एकदम लो टू मॉडरेट आ रही है। आप जीके जीएस के सेक्शन में मैथ रीजनिंग में अभी देखा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। एक पहला प्रश्न पूछा गया था कि 5 IIT किस पंचवर्षीय योजना के अंत में स्थापित किए गए थे, है ना। तो ये जो है आपका पहला पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 IIT स्थापित किए गए थे। देखिए मैं कल इस सेक्टर से क्वेश्चन आपको बताया था, लेकिन ये जो है एक पॉइंट छूट गया था मेरे से, ये गलती हो गई और क्वेश्चन वही पूछ दिया गया, तो ये मैं नहीं बताया था। ठीक है, अब देखिए मैं कल क्या क्या बताया था, ये पहला या दूसरा ही प्रश्न था। दुनिया में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना रूस में बनाया गया था या फिर लाया गया था। रूस का कौन सा शासक या फिर जो नेता थे वो लाए थे, तो स्टालिन नाम था इनका, और स्टालिन इंडिया में भी है, CM है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 के बीच हुआ था। इनका नाम, इसका जो मॉडल था वो था हेराल्ड डोमार के मॉडल, कृषि पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 के मध्य रहा था। PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित हुआ करता था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 रहा था। सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल, सुब्रमण्यम या चक्रवर्ती दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रह सकता है, के मॉडल पर आधारित हुआ करता था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की अवधि है। तो आप कहोगे 3 साल गैप कहाँ हो गया, 66 से होना चाहिए 71, तो ये गैप हो गया था भाई कि 1966 से 1969 तक जो है योजना अवकाश का काल चला था, और इस साल में जो है एक एक साल के लिए योजना बनाई जाती थी, न कि पंचवर्षीय योजना, क्योंकि बजट डाउन हो गया था। 2 युद्ध झेल लिए थे हम, भारत पाकिस्तान और भारत चाइना युद्ध। ठीक है भाई, इसके अलावा भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली निकाय बॉडी कौन सी है, तो आपका योजना आयोग थी, लेकिन अब नहीं है। अब हम सपना में देखते हैं इन्हें। 1950 में स्थापित हुआ था और 2015 में इनका जगह ले लिया नीति आयोग, है ना। नीति आयोग में जो है कौन आपका जो है वर्तमान में अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष वही होते हैं जो सत्ता में प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपका जो है नरेंद्र मोदी साहब होंगे। और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, सुमन कुमार बेरी हैं। और CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग, है ना, 16वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष बने हैं। और वित्त आयोग की गठन जो है संविधान में, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा किस आर्टिकल से की जाती है, 280 के अनुसार। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को लाना। भाखड़ा नांगल तथा दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, ये सभी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही आया था। ये तीनों जो है आप परियोजना है, मतलब इससे सिंचाई का कार्य भी देखा गया, इसीलिए क्या हुआ, तो कृषि के सेक्टर में हम ज़्यादा बल दिए थे। इनके अलावा इन तीनों जो बांध परियोजना है इनसे भी अपना अपना अलग अलग क्वेश्चन है। आज भाखड़ा नांगल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, है ना, ये सतलज नदी पर है और नदी पूछा गया था, कल बताए थे, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन। तो फैक्ट हमेशा जहरीला है ना, इसकी सेवन कम करे तो ज़्यादा अच्छा है ना, तो असर ज़्यादा होगी, है ना। मतलब पढ़े भाई ज़्यादा, ये तो मजाक किया हूँ, कम सेवन करे, सेवन पूरा कीजिए, है ना। भाखड़ा नांगल जो है ये सतलज नदी पर है पंजाब में, और ये भारत के सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है ना, ग्रेविटी वाला बांध है, सबसे ऊंचा वाला। दामोदर घाटी परियोजना इंडिया में फर्स्ट परियोजना है। और हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे लंबी परियोजना है, जो महानदी पर स्थित है। और महानदी जो है ये पेनिनसुलर इंडिया की 3rd लार्जेस्ट सबसे बड़ी नदी है, आपका गोदावरी और कृष्णा के बाद। इसके अलावा सेकेंड पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या है, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, ये 3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए गए। राउरकेला आपका उड़ीसा में, दुर्गापुर आपका ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, और भिलाई आपका जो है अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रसिया के सहयोग से लगाया गया है। इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री देखिए, कल का ही फैक्ट को कॉपी किया हूं, तो इसीलिए आपको एक चीज और मिलेगा, यहाँ पे कल बताया भी था कि अब जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जैसे ट्रेन 18 आप कहते हो, इंडिया में सबसे फास्ट ट्रेन है, ये मेट्रो के जैसा लुक दे रहता है इसका, तो इस ट्रेन का निर्माण अब जो है आपका ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को दे दिया गया है। पहली बार जो है वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में बनारस से बंबई के बीच चलाया गया था। अब 3rd पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र 1964, FCI की स्थापना 65, है ना। इसी के दौरान भारत चीन युद्ध और आपका हुआ था किस मामले पे, तो बांग्लादेश वाली मामले पे, और तभी जो है 1971 में बांग्लादेश 16 दिसंबर को अलग हुआ था। ठीक है, इनके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ये जो है एक सेकेंड, ये अच्छा 3rd वाला है, माफ कीजिएगा, भारत
पाकिस्तान जो बांग्लादेश के मुद्दे पे हुआ था वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ, जो आगे आ रहा है। ठीक है, अभी आप जो है 1965 वाला देख रहे हैं तो थर्ड में हुआ था, और चीन के साथ 62 में और पाकिस्तान के साथ 65 में 2 युद्ध की मार झेला, इसीलिए जो है 1966 से 69 तक, है ना, योजना अवकाश के काल रहे, कोई योजना नहीं बने, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आते हैं 1969 में प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये 14 आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोबारा 1980 में हुआ, और इसमें जो है मात्र 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, इनके अलावा भारत में पहली परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया 1974 में। इसरो की स्थापना 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 69 में। मानव का चांद पे जाना 1969 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया है ना, पॉल लिंच को दिया गया है। इनके अलावा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कोई क्वेश्चन है जी, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, क्या पूछ रहा है। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के मध्य 1931 में हुआ था, और इसी के बाद जो है आपका गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एग्री किया था, और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में होती है, और उसमें गांधी जी भाग लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में 3 होते हैं। तीनों कहाँ पे होते हैं? लंदन के अंदर होते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन हुए थे? तो BR अम्बेडकर हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता कौन किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड किया था। ये रैमजे मैकडोनाल्ड कौन है? तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है भैया। इनके अलावा गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए थे, और आपका 1915 में जो है भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी को लौटे थे। इसीलिए हम जो है प्रतिवर्ष तो नहीं, अब बाइनियल कर दिया गया है, 2 साल में एक बार मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। पिछली बार इंदौर के अंदर मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस। और याद रखें इस बार जो आप रामसर है ना, रामसर मतलब साइट वाला जो होता है ना, आर्द्र भूमि दिवस, तो आर्द्र भूमि दिवस आप सिरपुर झील मध्य प्रदेश में मनाए हो। ठीक है भैया, सिरपुर झील मध्य प्रदेश में मनाए हो। अच्छा, ये इंदौर के नाम से अपना एक और रिकॉर्ड है, ये इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा है ना, एक लाइन छूट गया यहाँ पे, अंबेडकर जी और गांधी जी के बाद 1932 में पूना समझौता हुआ था, है ना। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917 में अफ्रीका से लौटने के बाद पहली बार जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, और चंपारण आने के लिए जो आमंत्रित किया था उन किसान का भी नाम पूछता है, तो राजकुमार शुक्ल इनका नाम था। और किस लिए आया था? तो 3 कठिया पद्धति से राहत दिलाने के लिए। यह नील की खेती से संबंधित एक प्रकार की पद्धति थी जिसमें अंग्रेजों की मनमानी चलती थी। गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में, इसी आंदोलन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने भाग लेने के लिए, यानी अपनी 100% देने के लिए जो है अपनी वकालत, यानी जो इनका पेशा था उनको छोड़ दिया था, ताकि हम जो है पूरे पार्टिसिपेट कर सके तन मन धन से। इसके अलावा मैं बता दूं, जो 1920 के असहयोग आंदोलन हुए थे, ये एक ऐसा आंदोलन हुआ था, पूरे इंडिया स्तर पे हुआ था, और सभी समुदाय का भरपूर सपोर्ट मिला था। सभी समुदाय मतलब जितने भी हमारे इंडिया में, आप जानते हैं विविधताओं से पड़े हैं, यहाँ पे रिलीजन के मामले में बहुत सारे रिलीजन के लोग निवास करते हैं, तो सभी ने जो है खूब कोऑपरेट किया था। इनके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड, यह 1922 में होता है। यह एक हिंसक हत्याकांड था जिसमें कई सारे अंग्रेज झुलस के मर गए, है ना। तो इसी के कारण जो है गांधी जी, है ना, थोड़ा सा अनशन वगैरह करके इन्हें बंद कर अंततः करवा ही दिया, लेकिन बहुत से जो कांग्रेसी नेता थे इन्हें बंद करने के पक्ष में नहीं थे। इसीलिए ये बंद जब हो गया असहयोग आंदोलन, तो आप देखेंगे कि 1923 में, है ना, वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जो उनका एक अलग पार्टी था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये क्यों हुआ ऐसा? तो क्योंकि यहाँ से गांधी जी चाहते थे कि बंद हो, और जो कुछ अन्य नेता थे जिनके मतलब चाहते गरम दल के जनरली, तो वो चाहते थे कि ना बंद हो। ठीक है भाई। इनके अलावा 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती में गांधी जी ने दांडी मार्च जो है यात्रा की। और आप जानते हैं कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव आप मनाए हो, तो इसी साबरमती आश्रम से आप 2021 में चले थे। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। साबरमती आश्रम से ही आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट हुआ था। पता नहीं मेरा कौन सा बात कभी एग्जाम में छप जाए, इसीलिए किसी बात को दरकिनार न कीजिएगा, है ना, अच्छे से सुनिएगा। और जो बच्चे SSC की एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे तो GD की तैयारी करते हैं, MTS का करते हैं, CGL का करते हैं, CHSL का करते हैं, CPO का करते हैं, FCI का करते हैं, है ना, IB का करते हैं, जो भी मतलब SSC पैटर्न वाली एग्जाम है, इसके लिए मैं अभी जो है आपका छूट में रखा हूं मात्र 70 रुपए के अंदर, है ना, मात्र 70 रुपए के अंदर हमारे 113 क्लास की PDF आपको मिल रहा है। 113 क्लास में 57 + 21 रेडी है, और 35 क्लास में से जो है आपका 22 हुआ है, मतलब 13 क्लास मात्र बचा है, यानी 100 क्लास की PDF आपको मिल जा रहा है। अगर आप 100 क्लास की PDF पढ़ लेते हैं, और 50% भी, अगर आप 25% भी आप प्ले लिस्ट वॉच करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं किसी
भी एग्जाम एसएससी के एग्जाम में 80% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए ही आएंगे, ठीक है। मैं तो 100% बोल दूं और आज आप देखिए 90% भी मिला है। लेकिन ये जो करंट की जो कोई भरोसा नहीं ना कि मैं जो है कि एकदम गारंटी नहीं ले सकता करंट की कि मैं जो पढ़ाया वही आऊँगा, लेकिन लकली लग जाता है। देखिए भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार में पढ़ाया था, लकली लग गया। तो लगते तो हैं, लेकिन ये जो 20% छोड़ा है वो अनिश्चितता है, इसलिए मैं 80% गारंटी लेता हूँ, ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिन भाई बंधु को जरूरत है आप ले सकते हो, है ना। 35 से लेकर 70-90 तक की PDF है, एक बार ले लीजिए, किताब से बेटर रहेगा, गारंटी। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चला था तो आपको बता ही दिया हूँ कि भाई जो क्रिप्स मिशन थे ना उनके विफलता, क्रिप्स मिशन में जो वादा किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया। इनके अलावा जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन महिलाओं का सहयोग भारत छोड़ो आंदोलन में मिला, या फिर इसी क्वेश्चन को इस रूप में पूछते हैं कि गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस, है ना, भारतीय महिला ने झंडा फहराई थी। तो आपका आंसर होता है अरुणा आसफ अली, है ना, ये आपका राइट आंसर होगा। इनके अलावा अगला है गांधी जी से जुड़े हुए पुस्तक एथिकल रिलीजन है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, हरिजन है, इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है, नवजीवन है। इसके अलावा फार्म की बात करें तो गांधी जी से फिनिक्स फार्म जुड़े हुए हैं, है ना, फिनिक्स फार्म जुड़े हुए हैं। इसके अलावा टॉल्स्टाय फार्म जुड़े हुए हैं। गांधी जी किससे प्रभावित थे तो मैंने आपको बताया है भाई, जो जॉन रस्किन से, किससे, जॉन रस्किन से, न कि रस्किन बॉन्ड से। आपको रस्किन बॉन्ड आंसर करके देता है, लेकिन जॉन रस्किन से जो है प्रभावित थे। और जॉन रस्किन का किताब आपने सुना होगा, अनटू दिस लास्ट, इस किताब से बहुत प्रभावित हुए गांधी जी। अच्छा, ये जो नवजीवन है ना, ये गुजराती भाषा के समाचार पत्र थे गांधी जी का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, मृत्यु जो है 1948 में हुए थे। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, और 2 जो आपका अक्टूबर है गांधी जयंती भी होता है, और गांधी जी के जन्मदिन पे अहिंसा दिवस भी मनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा उस्ताद बिंदा खान का संबंध पढ़ाया हो ना, शुकुर खान, साबरी खान, है ना, बिंदा खान, है ना, तो वजीर खान, आसिफ खान, ये सब क्या है भैया, सारंगी से संबंधित है। सारंगी के अनपलक कलाकार में बिंदा खान, साबरी खान, शुकुर खान, ध्रुव घोष, वजीर खान, आसिफ खान, पंडित राम नारायण, ये सभी के सभी जो है वो, ध्रुव जुरैल भी है तो क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे ध्रुव घोष है, ये क्या बजाते हैं, सारंगी। इनके अलावा तबला के अन्य प्रमुख कलाकारों में आएंगे तो जाकिर हुसैन साहब अभी ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, पिछले साल जो है पद्म विभूषण जीते थे। अल्लाह रखा खान जाकिर हुसैन साहब के पिताजी हैं ये। गुदई महाराज, लतीफ खान, कृष्ण किशन महाराज, फैयाज खान, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म भूषण तथा 2024 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, शंकर महादेवन इत्यादि के साथ। इनके अलावा जो आपका सितार के अन्य प्लेयर हैं, सितार के मतलब प्लेयर, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अरविंद पारेख, है ना। बांसुरी के प्रमुख बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, भी कुंजमणि और राकेश चौरसिया। ये राकेश चौरसिया जो है इनको 2024 में इन्हें भी जो है आपका ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित करा गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा सरोद के प्रमुख कलाकारों या वादकों में आएंगे तो अमजद अली खान, अली अकबर खान, है ना, ये सब, अलाउद्दीन खान। रुद्रबीना के प्रमुख कलाकार सादिक अली खान, असद अली खान, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बाद में की जो अन्नपूर्णा देवी है, सुरबहार के यू कृष्णन, मेंडोलिन के तोताराम शर्मा और आपका डालचंद शर्मा, तोताराम और डालचंद शर्मा, ये फखावज से हैं, ये सब ध्यान रखेंगे, जो बहुत कम तादाद में है वादकों में, है ना। सनाई से बिस्मिल्लाह खान साहब को याद रखेंगे। यक्षगान, है ना, एक ब्रिजभूषण काबरा को भी पूछा जाता है, ब्रजभूषण काबरा, ब्रजभूषण काबरा जो है ये काबरा साहब, तो ये जो है गिटार बजाते हैं, ध्यान रखेंगे। यक्षगान किस राज्य से है, पहले वाले शिफ्ट में एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिया था, कर्नाटक का है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना के प्रमुख त्योहारों में है, इसमें माता काली की पूजा होती है। बतुकम्मा त्योहार तेलंगाना का प्रमुख त्योहार है, इसमें देवी गौरी की पूजा होती है। बतुकम्मा को फूलों का त्योहार कहा जाता है। तेलंगाना के अन्य प्रमुख त्योहार में मेदराम यात्रा 4 दिनों तक कोया जनजाति के द्वारा। इंडिया में कुंभ मेला के बाद दूसरी सर्वाधिक बड़ी मेला। तमिलनाडु के प्रमुख त्योहार में थाईपुसम, है ना, पोंगल, पोतांदु, ये सभी है। पोंगल मकर संक्रांति के समय, थाईपुसम जो है पोतांदु जो है नव वर्ष है, और थाईपुसम जो है ये भगवान मुर्गा की पूजा होती है। इनके मुर्गन, है ना, ये संगमकालीन भगवान है। संगमकालीन में मैंने आपको बताया था कि संगमकालीन की जो बात है आपके हिस्ट्री में 2 जगह देखने को मिलेगा, एक तो 3 BC से 3 ईस्वी तक मिलेगा, जो ये पास्ट की बात है, जिसमें आपका चेर पांड चोल ने शासन किया था। और एक संगम की बात आपको विजयनगर साम्राज्य के समय मिलेगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य पे भी 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, तुलुब, सुलुब, अरबिदु, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे तब ना काम बनेगा, है ना भैया। देखिए, है ना, अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप देख नहीं पा रहे हो मुझे, लेकिन मैं आत्मा से आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि कंटेंट वॉच किया कीजिए। मैं ये जानता हूं कि जब बच्चे रिजल्ट हो के अपने माता पिता को ये सुनाते आई एम सिलेक्टेड, तो वो जो एक क्षण होता है उसको सिर्फ मैं फील कर सकता हूँ, ये मैंने फील किया है।
और मैं चाहता हूं कि आप भी फील करो, है ना। बहकावे में न जाओ, भीड़ का हिस्सा आप बनो, आप पूरे दुनिया में पढ़ो, जहां अच्छा लगता है, जिसका कोर्स आपको पैसा है जितना ले सकते हैं पढ़ो, लेकिन मेरा जरूर पढ़ो, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी कैरियर नहीं बनाने, आपके लिए ही आया हूँ और इसमें मेरे भी स्वार्थ हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था कि कुछ पर्सन मेरे घर से भी पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को मैं सपोर्ट करूँ, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली यूट्यूब के माध्यम से, जैसे, है ना। इनके अलावा केरल के प्रमुख त्योहार में ओनम, मकर बिलक्कू, त्रिशूर पूरम, विशु ईटीसी केरल के त्योहार है, इन्हें ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य में यक्षगान, देखिए यहाँ पे आपको लिखा है यक्षगान, करगा, कुनिता, और ये मेन क्वेश्चन बन के पूछ दिया गया, मैं कॉपी किया हूँ अपने एक्स्ट्रा फैक्ट का। इसके अलावा भारत में प्रमुख खेल का आयोजन, अच्छा, राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार किया गया है। मैं यहाँ तक सोच के आपको बता दिया था जिस दिन आपको 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे हुआ था भैया, हाँ गोवा में ही हुआ था, है ना। इसके बारे में जब मैं बता रहा था, ये मैं तीनों क्लास में कराया हूँ, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी और एसएससी, हर जगह मैं बताया कितने शहर में कराया गया, कौन जीता, कितने खेल शामिल थे और पहली बार कब हुआ। ये तो मेरी आदत है, पहली बार, जैसे क्रिकेट पहली बार कब हुआ, 1975 में। महिला क्रिकेट कब हुआ, पहली बार 1971 में हुआ, है ना। T20 कब हुआ, 2007 में हुआ। महिला T20 कब हुआ, 2009 में हुआ। हॉकी वर्ल्ड कप पहले कब हुआ, 1971 में हुआ। ओलंपिक कब हुआ, 1896 में पहले हुआ। राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ, 1930 में पहली बार हुआ। तो ये सब जो एशियाई खेल है 1951 में पहली बार हुआ। ये सब आपको ध्यान रखना होगा, तभी काम बनेगी भैया, है ना। तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे दो बात हो सकती है, या तो आपको ये पूछा होगा कि राष्ट्रीय खेल का आधुनिक फॉर्मेट पहली बार कब जो है खेला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली 1985। तभी तो आप गिनती करते हो तो 37 होता है, क्योंकि ये हर साल होता है। इसके अलावा अगर आपको पहली बार इसको जो लॉन्च किया गया था अंग्रेज के काल में 1940 में किया गया था, लेकिन इसे फिर बीच में स्थगित किया गया। बाद में ओलंपिक के तर्ज पे इस खेल को आयोजित किया जाने लगा 1985 दिल्ली से। तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है, ये 100% मैं, है ना, ताल बजा के गारंटी ले सकता हूँ। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये गुजरात में किया गया था पिछले साल नहीं, ये 22 की बात है, ये 22 में किया गया था, ठीक है। मैंने 2 साल हो गया भाई, समय बहुत फास्ट भाग रहा है। अब तो मुझे कभी कभी डर भी लगने लगता है कि ये जो 60 साल आदमी जिएंगे, हम जिएंगे, ये इतने जल्दी बीत जाएंगे, मुझे पता नहीं था। कल मैं आपको एक घटना बताऊं, कल एक हमारे सहयोग, मतलब मैं पहचानते तो नहीं था, मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन एक गार्ड होता है ना, ट्रेन के गार्ड, वो काम कर रहे थे, है ना। उसको जो है 2 मिनट के लिए चक्कर आया और 10 से 15 मिनट में अस्पताल जाते जाते खत्म हो गया, उनको ले जाया गया और खत्म हो गया। तो ये आप समझ ही रहेंगे क्या है दुनिया, है ना। इनके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन ये गोवा में कराए गए थे। भारत में एशियाई खेल 1951 शुरुआती संस्करण दिल्ली में हुआ था, है ना। इसके अलावा 1982 में फिर से एशियाई खेल हुआ, दिल्ली के अंदर ही हुआ दोनों बार, ठीक है। इसके अलावा जो अभी एशियाई खेल हुआ है, एक्चुअली ये 2022 वाला हुआ है, लेकिन ये 2023 में संपन्न हुआ है गुंजवाओ चाइना के अंदर, और भारत को यहाँ पे 107 पदकों के साथ चौथा जो है रैंक हासिल हुआ है। ये बस सब ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2010 में एकमात्र बार ये भी दिल्ली में कराया गया था, है ना। और उस राष्ट्रमंडल खेल में हमारे यहाँ का मिथिलांचल का एक गायक है कुंज बिहारी मिश्रा, उन्होंने जय जय भैरवी वाला गीत गा के जो है सेरेमनी में स्टार्टिंग पीरियड में जो है होती है वहाँ पे गीत गाया था गायन के लिए। तो उनका जो है हमारे मिथिलांचल का भी नाम जो है वहाँ पे रोशन किए थे। तब मैं प्राइमरी में शायद पढ़ता था, नहीं प्राइमरी में नहीं, 7वां 8वां में पढ़ता रहूँगा मैं, 8वां 9वां में पढ़ता था। भारत में पूर्ण रूप से क्रिकेट का आयोजन 2023 में किया गया था, जहाँ विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता भारत रहा था। अभी 2023 में जो हुआ ना, ये ऑस्ट्रेलिया की छठा ताज है। पैट कमिंस जो इसके बने हैं, है ना, पैट कमिंस जो है ICC पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। इसे सर गारफील्ड अवार्ड दिया जाएगा। और विराट कोहली को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। सूरज कुमार को T20 ईयर और उस्मान ख्वाजा को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। नेट सेवेर को महिला जो है ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, पिछले साल भी वही थी, है ना। और हेली मैथ्यूज को T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। एक सांस में आपको भी ऐसे आना चाहिए। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में ही किया गया था। 2023 में विजेता जर्मनी रहे थे। ये आपके 2 स्टेडियम राउरकेला और कलिंगा कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम के छठा संस्करण तमिलनाडु में किया गया था, जहां पे विजेता आपका, है ना, महाराष्ट्र रहा है। मैंने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम 6 बार हुआ है, जिसमें 4 बार महाराष्ट्र और 2 बार कर्नाटक विजेता रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम का फर्स्ट एडिशन ये दिसंबर 2023 दिल्ली में कराया गया। पहले एडिशन के विजेता हरियाणा है। हरियाणा को कुल 105 पदक मिला था। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार आपसे पुरुष साक्षरता दर पूछ लिया है भैया, कल शाम को ही बताया। देखिए आंसर से पहले यही लिखा है, कल शाम को बताया था 82.14%।
भारत में एसटी जनसंख्या 8.6%, यही क्वेश्चन का बेस रखा था और जनगणना का पूरा डाटा दिया था। ठीक है, अब वो इसी को कॉपी किया हो, क्या करेंगे, आप नहीं कर रहे हैं तो हम ही कर लें, कम से कम 2 बार और पढ़ लें। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है 143। इससे पहले भी हमने इसका जिक्र कर लिया था, इसीलिए मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ। सेकेंड शिफ्ट में ये चीज समझा दिया था, फिर भी डाटा एक बार और बता देता हूँ। जनगणना 2011 में जनसंख्या वृद्धि 1764, जनसंख्या घनत्व 382, लिंगानुपात 943, इसके लिए साक्षरता दर 74.04%। गुनगुन जय मम्मी को देखो क्या हो गया, जय तो 82.14%, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर 65.46%। सबसे अधिक जनसंख्या दर मेघालय का और सबसे कम जनसंख्या दर नागालैंड का था। नागालैंड का जनसंख्या दर जो है 0.6% माइनस के थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, और जनगणना की बात हम पूरे कर ही लेते तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की है, केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी की थी। सबसे अधिक साक्षरता केरल की और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की थी। सबसे कम साक्षरता और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का है ना। देखिए ये एक त्याग है मेरा पढ़ाना, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी एक छोटी सी बच्ची जब तक मैं वीडियो बनाता हूँ बहुत ही शांत बैठे रहते हैं, और उसको खांसी भी है ना तो ऐसे पहले मुझे देखता है। ठीक है, तो इतने त्याग कर रहा हूँ तो कुछ आप लोगों का भी फर्ज बनता होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित एक प्रश्न आया था, है ना। मैं एक्चुअली गौतम बुद्ध का डाटा देता हूँ, इससे बाहर नहीं आया हुआ। गौतम बुद्ध के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु पिपराहवा के निकट नेपाल स्थित लुम्बिनी में हुआ था। और ये लुम्बिनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। लुम्बिनी महोत्सव जो है आंध्र प्रदेश बोलिएगा, और आंध्र प्रदेश ऑप्शन में न रहे तो तेलंगाना लगा के आइएगा। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, लुम्बिनी महोत्सव वहाँ होता है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम जो था माया देवी। कहाँ गया भैया, यहाँ है माया देवी। महात्मा बुद्ध किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 3 घटना, महाभिनिष्क्रमण जब गृह को त्याग किए थे, धर्म चक्र परिवर्तन जब उपदेश, और जब महापरिनिर्वाण जब मृत्यु हुआ था। तो ये 3 जो है घटना है। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम भी हुए, और भी गुरु हुए महात्मा बुद्ध के जिनका नाम रुद्रक भी था। ठीक है, लेकिन अलार कलाम ही आज तक एग्जाम में आया है। इतिहास के 4 प्रमुख जो है बौद्ध संगति कराए गए, हुए तो 5 लेकिन 4 इंडिया में मेन रूप से फोकस किए गए। तो ये 4 है। पहला अजात शत्रु के समय हुआ था, ये आपका है ना, ये आपका कहाँ पे हुआ था, राजगीर में। दूसरा हुआ था वैशाली में आपका काला अशोक के समय। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में अशोका के समय। चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। 5वां बौद्ध परिषद म्यांमार में हुआ, ऐसा माना जाता है। म्यांमार से सटे हुए भारतीय राज्य हम देख लेते हैं, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसका कोड है ममियाना, है ना। म्यांमार से प्रसिद्ध जो है म्यांमार में इरावदी नदी है, जो जैसे श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा, वैसे ही जो है म्यांमार की जो है सबसे लंबी नदी आप इरावदी कह सकते हो। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग कहेंगे। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील कहेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन कहेंगे। इंडिया के पूर्ण रूपेण सबसे लंबी नदी गंगा कहेंगे। इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका ब्रह्मपुत्र कहेंगे, लेकिन ये इंडिया से निकलती नहीं है। ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर स्थित चेमाडियुंग ग्लेशियर से, जहां पे उसे सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में उसे देहांग कहा जाता है। ठीक है भैया, ये है रिलेशन विधि और जोड़ने की विधि की, इस प्रकार से क्वेश्चनों को याद रखा जाता है। भारत सरकार ने 1935 में बर्मा अलग हुआ था, ये तो कई दफा बता चुके हैं। भारत में जो मठ है इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे, जैसे आपका धमेक स्तूप ये उत्तर प्रदेश में है ना, बनारस में। केसरिया स्तूप बिहार में है। रूमटेक सिक्किम में है, और आपका हेमिस लद्दाख में है। इसके अलावा है ना, बौद्ध धर्म में स्तूप शब्द का क्या अर्थ है, तो एक ही बात, देहाती भाषा, जो भी हित के समान है, जो भी उनके महत्व के समान है, उससे जो संरक्षित रखे जाने की जो स्थल होते हैं उसे स्तूप कहते हैं। मंदिर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं भाई, हर्निका या छत्रक कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मंदिर में कहाँ भगवान जी विराजते हैं, तो गर्भगृह में विराजते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बात आपके एग्जाम में आएंगे, वहां पे सोचने पे मजबूर करता है अगर आप नहीं जानते हो। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन, है ना, महाबोधि वृक्ष के नीचे। ये महाबोधि वृक्ष किस प्रजाति के वृक्ष थे, तो पीपल का वृक्ष था, है ना। बाद में कहा जाता है कि शशांक ने इसे कटा दिया था। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि, तथागत, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म जो है बाद में कालांतर में 2 समुदाय में बटे, महायान और हीनयान। उसी प्रकार से जो जैन धर्म है वो भी बंट गए थे, श्वेतंबर और दिगंबर। भारत में तटरेखा की लंबाई पूछ रखा है, तो ये 75.16.6 किलोमीटर होता है।
अगर इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाइड कर दूं और भारतीय मुख्य भूमि के साथ तटरेखा की लंबाई पूछूं तो इसका आंसर 6100 किलोमीटर होता है। डिपेंड करता है कि सीधा सीधा तटरेखा की लंबाई पूछा या मुख्य भूमि के साथ तटरेखा की लंबाई पूछा या फिर भारत में सभी सीमाओं की लंबाई पूछा, तो तीनों क्वेश्चन की जवाब अलग अलग है। अगर भारत में कुल सीमाओं की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर होगा। तो आपने देख लिया ये 3 आंकड़ा है, सेम लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर होने से आंसर बदल जाती है। तटरेखा में सबसे अधिक लंबाई गुजरात की है, दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का, जिनके मन में आ रहा होगा। इनके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस राज्य में तटरेखा की लंबाई कितनी लंबी है, तो गुजरात में पहला, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, बाद बाकी छोटू छोटू है, छोटू छोटू। तटरेखा में सबसे छोटू गुजरात की है, गोवा की है 101 किलोमीटर, और गोवा जो है एरिया वाइज भी इंडिया में सबसे छोटा जो है स्टेट है। अब आपके सामने जो नक्शा है ये है भाई पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। यहाँ कल से क्वेश्चन यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मैं अंतर्यामी तो नहीं, लेकिन जो दिल से सोचता हूँ ये लगभग जो है मेरे जिंदगी में भी होती है ना। तो ऐसा ही है, मैं कुछ ऐसे बोल देता हूँ कभी कि ये आएगा तो लगभग आ जाता है, पता नहीं है क्या है ये, है ना। तो ये काठियावाड़ी तट है, ये कोंकण तट है, ये केनरा तट है, ये मालाबार तट है। ये चारों तट किस तटीय प्रदेश में है, तो पश्चिमी तटीय प्रदेश में। यहाँ पश्चिमी घाट है, इसे सह्याद्री रेंज भी कहते हैं, और ये भारत का हॉट स्पॉट है, ठीक है। यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती है, 1600 किलोमीटर की लगभग लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई। ये सब ध्यान रखेंगे तब काम जो है आपकी बनेगी। इसके अलावा जो आपका बंदरगाह होता है ना, वो बस पूछता है ना कि भाई कौन सी बंदरगाह जो है पश्चिमी तट की है, तो जो भी अरब सागर में पश्चिमी, यानी अरब सागर इधर है और इधर बंगाल की खाड़ी है ना। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सा सब का किनारे को धोएगा, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल धोएगा। इधर क्या है, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु बिल्कुल भी शेप पे है। इसीलिए एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ी है। अच्छा, एक बच्चे ने कोई नीलगिरी वाला क्वेश्चन भेजा है, मैं ठीक से नहीं देख पाया, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब से ड्यूटी से आया तब से इसी में लगा हूं, सिर्फ खाना खा पाया हूं, वो भी जल्दी। देखिए अगला एक प्रश्न पूछा गया, और ये कल के वीडियो का अभी हमारे ख्याल से 17 घंटा हुआ होगा पोस्ट करके, जो जिस वीडियो को मैं जिक्र शुरू में किया है। अब लिंक मैं दे दूंगा पहले ही, आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। उसका ये पहला क्वेश्चन था, इसका जो है ये पहला यहीं से स्टार्ट ही किया था मैं, मौलिक कर्तव्य से। तो 51A का H है, इसमें बोलता है कि मौलिक कर्तव्य के किस अनुच्छेद के अंदर वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। तो ये आपका 51H। अभी मैं एक ग्राफ दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मौलिक कर्तव्य शुरू में संविधान का अंग नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रारंभ में 10 प्रकार के, और स्वर्ण सिंह समिति ने कितने प्रकार का सुझाया था, तो 8 प्रकार का, लेकिन किया गया 10 प्रकार का। फिर 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में, 11वां कब आया, 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए उनके माता पिता की कर्तव्य है कि भाई शिक्षा का प्रबंध कराए, ठीक है भाई। और ये आर्टिकल 51A के अंदर भाग 4 के A में रखा गया है, 11 है। अब इसमें से मैं आपको हर बार ये जोड़ डाल के बताता हूँ कि जो भी ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, जैसे आपका 19 का 1 जो है ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है, ये जो है बेसिकली 6 चीज का फैसिलिटी हमें प्रदान कराता है। इंडिया में कहीं भी घूमिए, कोई भी बिजनेस करिए, शांतिपूर्ण ढंग से हथियार रहित बैठक करिए, भाषण करिए, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, सहकारी समिति का निर्माण कीजिए, कोई भी व्यवसाय कीजिए। तो इन सब चीजों को देखना पड़ता है कि किस भाग में है, 19 के 1 के A में है कि B में है कि C में है। तो वो वाला भी इमेज मैं आपको दे दिया हूँ, बाद में कि ये मौलिक कर्तव्य वाला भी दे दिया हूँ, याद करने के तरीके बता दिया हूँ कि 1 में हमारे देश की राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर है ना, तो राष्ट्रीय ध्वज इनका सम्मान करना पहला में है ना भैया। चलते हैं आगे। इसके अलावा वर्तमान में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी DY चंद्रचूड़ साहब से इनका मिलना हुआ था, इसीलिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, बिना जो है कोई कारण के नहीं आता है क्वेश्चन। तो सुंदरेश मेनन नाम है इनका, है ना, सिंगापुर का है। ये देखिए आपके सामने एक और लाया हूं उसी प्रकार का, ये कौन है भाई, भारतीय मूल के वरुण साहब जो हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के सीनेट में चुने गए हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सीनेट में चुने गए, ये हैं वरुण साहब, तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे, वरुण नाम है इनका। अजय सिंह बंगा जो है वर्तमान में भारतीय मूल के हैं, विश्व बैंक के अंदर जो है हेड है अजय सिंह बंगा। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड के कौन सी नृत्य शैली है, राय और जवारा दोनों हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है, अगर नवरात्रि के समय पूछे तो फिर जवरा होगा, क्योंकि जो खेती के समय, नवरात्रि के समय जो खेती होती है उसके अच्छी कामना के लिए जवरा नृत्य की जाती है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है खाली राइये हो, लेकिन राइये होगा या फिर जवरा ही होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड नृत्य शैली में राय जुड़ा हुआ है। जवारा नृत्य नवरात्र के समय बुंदेलखंड में फसलों की बुवाई के समय किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो नए कॉमर है, जो न्यू तैयारी करने आते हैं, बुंदेलखंड समझता ही नहीं, किसी को बोलता है भाई। जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कोने में एक ऐसा भाग है ना,
जहाँ पे खेती बहुत अच्छी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पानी की हमेशा अभाव लगा रहता है, धूल उड़ता रहता है और परती परात बहुत रहते हैं। और जो कंटीली पेड़ है ना, बबूल का पेड़, वो बहुत देखने को उधर मिलता है ना। ये इलाका है महोबा बांदा। इसके अलावा उधर जो आएंगे तो मानिकपुर की तरफ आएंगे, डिंगवाई, ऐसा कुछ स्टेशन वगैरह हैं, ठीक है, मैंने मैप पे देखा था, है ना। और एक तुलसी एक्सप्रेस चलती है जिससे मैं एक बार इलाहाबाद गया था, तो उसी रास्ते से जाता है, ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा सा खिड़की से बाहर देखते जा रहा था, ठीक। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मटकी नृत्य होती है, भगोरिया नृत्य होती है, ढोला मारू नृत्य, देखिए ऐसा नाम है, ऐसे ऐसे नाम खोजता रहता है। जैसे आपका घोड़े मारिया नृत्य है ना, गौर मारिया नृत्य, घोड़े मोरनी नृत्य, राउत नाचा नृत्य, भाई अब ऐसा 2 फॉर्म में। तो ऐसे ही एक ढोला मारू नृत्य है, सपेरा नृत्य है, और एक कलबेलिया नृत्य है, उसे सांपों का नृत्य कहते हैं, लेकिन वो राजस्थान का है। और ये सपेरा नृत्य मध्य प्रदेश की है। शेरा नृत्य है, ढीमर नृत्य है, कछियाई नृत्य है, ग्रीडा डांस है, माच डांस है, ये सभी मध्य प्रदेश का है। फूलपति नृत्य है, खरा नाच है, ये सभी जो है मध्य प्रदेश का। देखिए ग्रीडा के जैसे आपको सुनने में वो बिरीटा लग रहा होगा, ये बिरीटा पश्चिम बंगाल का नृत्य है, जो चेचक के बीमारी को दूर भगाने हेतु वहां के महिलाओं के द्वारा की जाती है। हरित क्रांति से संबंध प्रश्न आया था, हरित क्रांति का सब डाटा दे दिया हूं, कुछ भी नहीं छूटेगा। 1967 में पंजाब में पहली बार दस्तक दिए थे। उद्देश्य क्या था भाई, खाद्यान्नों को पैदावार बढ़ाना, कैसे, चोरी करके, जी नहीं, है ना। उन्नत किस्म के बीज तथा खादों का इस्तेमाल करके उतने ही जमीन पे खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाने के लिए MS स्वामीनाथन साहब, नॉर्मन बोरलॉग साहब विश्व स्तर पे, लेकिन इंडिया में जो श्रेय है MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। अब हमारे बीच शायद नहीं है, देहांत हो गया शायद, है ना। अभी जो है ये भारत रत्न जो है ना 5 ग्रुप में जो दिए जा रहे हैं, उनमें एक MS स्वामीनाथन साहब का भी जो है स्थान है, ठीक है भैया। तो ध्यान रखेंगे। तो किस उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, तो खाद्यान्नों का पैदावार बढ़ाना किस विधि से, उन्नत किस्म के खाद और बीज का इस्तेमाल करके, ठीक है। इनके अलावा HY भी एक शब्द आता है इस फॉर्म में, मैं हर बार बताता हूँ, इसे कहते हैं हम हाई यील्डिंग वेराइटी। ये कोई HIV होता है दादा, वो वायरस होता है जिससे एड्स बीमारी होती है ना। हरित क्रांति का असर सबसे अधिक गेहूं फसल पे पड़ा। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है आम का पर्यायवाची पूछा है, आम्र होगा, आम्र ही होगा, और मुझे इतना ही आता है आम का पर्यायवाची, इसके अलावा मुझे नहीं आता है। नहीं आता है तो नहीं आता, मैंने बताया ना, हिंदी नहीं आता है, मुझे कम आता है भाई। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द, भगवान जी की पूजा करते हैं तो इनका जानते हैं बहुत सारे, विष्णु भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मनमोहन हो सकता है, मोहना हो सकता है, माखन चोर हो सकता है, मधुसूदना हो सकता है, कान्हा हो सकता है, सावरिया हो सकता है ना, कालिया भी हो सकता है। ये सब जो है कृष्ण जी का जो है नाम है ना। हे मधुसूदन, है ना। इस प्रकार से आपने अर्जुन का संवाद देखा होगा। इसके अलावा लिएंडर पेज से फिर से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्लियर नहीं क्योंकि ये फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा था। मूलहरास से क्वेश्चन आया था। मूलहरास से क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई मूलहरास कहाँ घटाया जाता है तो क्या बनता है, क्या जोड़ा जाता है तो क्या बनता है ना। NNP निकालने के लिए GDP में क्या जोड़ते हैं, वहाँ भी मूलहरास का चक्कर है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हो, तो अगर ओरिजिनल मिलेगा तो लाएंगे हम अगले बार इस क्वेश्चन को। अगर आप लोग एग्जाम है तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो जरूर अटेंड कीजिएगा जिनको एग्जाम देना है। और जो PDF आप लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे एक्टिव ग्रुप में है व्हाट्सएप पे, है ना, व्हाट्सएप पे जो भी बच्चे एक्टिव ग्रुप में है, यानी जो अभी कोर्सेज चल रहे हैं उनमें अगर ऐड है वो, है ना, तो उनको तुरंत ही PDF मिल जाती है, ये वाली भी। और जो बच्चे नहीं है एक्टिव ग्रुप में, उनको टेलीग्राम पे ये PDF रात को दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।